अमार ने ये कहा था कि वो चाह रहे हैं कि कुछ थ्योरेटिकल पीआर के कॉन्सेप्ट्स के हवाले से बात हो जाए। तो मैंने उनसे ये दरख्वास्त की थी कि अगर मैंने वही चीज़ें आके दोबारा यहाँ बतानी है जो आपके मोहतरम असातिज़ा या आप कोर्स की बुक्स में पढ़ते रहते हैं, तो फिर मेरा आना यहाँ पे रेपिटिशन बन जाएगा, उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो बहरहाल उनके हुक्म की तामील भी है। तो कुछ स्लाइड्स फिर मैंने तबरुकन बना ली हैं, उसकी मैं आपके सामने तबरुकन तिलावत कर दूँगा, तो वो एक उनके हुक्म की तामील हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं ऐसी चीज़ों की तरफ आऊँगा जो प्योरली प्रैक्टिकल हैं, जो आप यहाँ से कमरे से जब बाहर जाएंगे तो आप उन चीज़ों को देखकर सुनकर अपनी आँखों से अपने कानों से उनको इवेलुएट करने की पोजीशन में होंगे। अगर मैं कोई आपको ऐसी थ्योरेटिकल चीज़ दे दूँ जो ज़िंदगी के कई सालों बाद जाके आप उसको अपने किसी ज़ाती तजर्बे से इवेलुएट करने की पोजीशन में हों, तो शायद उस वक़्त तक आपको उस कॉन्सेप्ट की सही समझ ना आए। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं कोई ऐसी चीज़ें आपको दे दूं जो आप घर में टीवी देख रहे हो तो आपकी समझ में आ रही हो फ्रॉम द पीआर पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको ये भी पता हो कि आपने किस तरह का पीआर एक्सपर्ट बनना है, वो जो किताबों में लिखा है वो या वो जो एक्चुअली रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें सोच के फिर मैंने कुछ केस स्टडीज़ बनाई हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, और पाकिस्तान के किसी भी रिलीजियस स्कॉलर ने उन इश्यूज़ को टच नहीं किया। नंबर एक बात, पाकिस्तान के किसी भी प्रोफेशनल मैनेजर ने या पीआर एक्सपर्ट ने उन इश्यूज़ को टच नहीं किया। तो मैंने किया ये है कि कुछ केस स्टडीज़ लेके, पॉलिटिकल केस स्टडीज़ और रिलीजियस केस स्टडीज़ को लेकर पब्लिक रिलेशनिंग के फ़न को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। और आपके लिए मैसेज ये होगा कि जब आप यहाँ से जाते हैं तो आप किस ऑर्गेनाइजेशन के, किस पॉलिटिकल पार्टी के या किस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पब्लिक रिलेशनिंग एक्सपर्ट बनना चाहेंगे, तो आपको कुछ मयारात मैं सेट करके दे दूँगा। फिर उन मयारात को इवेलुएट करना आपका काम होगा और उन इश्यूज़ के ऊपर सोच विचार करना आपका काम होगा। मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे दूँगा इंशाल्लाह। तो पहली स्लाइड अब जो तबरुकन तिलावत जिसकी हम करेंगे, ये व्हाट इज़ पीआर बेसिकली ये अब बेसिकली नेट ही से मुख्तलिफ डेफिनेशंस लेके जो सबसे ज़्यादा मुझे बेहतर लगी लफ्ज़ों में, जिसको आसानी से याद रखना हो जाए, क्योंकि जब आप पब्लिक रिलेशनिंग की हिस्ट्री में जाएंगे तो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं विद फोकस ऑन डिफरेंट प्रोसीजर्स। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगी जो अब इस वक्त पूरी दुनिया में है कि वो रेपुटेशन ऑफ कंपनी के ऊपर फोकस्ड है पब्लिक रिलेशनिंग। तो उस इशू को फोकस रखे जो मैंने थोड़ा सा आपके लिए 2-3 स्लाइड्स बनाई हैं कि इसमें अगर आप देखें कि कस्टमर, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, जर्नलिस्ट एंड रेगुलेटर्स कैन हैव अ पावरफुल इम्पैक्ट। They all have opinion about the organizations they come into contact with, whether good or bad. Right or wrong, these perceptions will drive their decisions about whether they want to work with, shop with and support these organizations. अब ये जो शुरू की चंद एक डेफिनेशंस हैं इसको जहन में ज़रूर रखिएगा। इनके अंदर जो की वर्ड्स हैं कि आप किसी कंपनी के साथ अटैचमेंट रखना चाह रहे हैं और उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैचमेंट रख कर उसका नुमाइंदा बनकर आगे उसके मैसेज को कन्वे करना चाह रहे हैं। ये लुबे लुबाब है पीआर का सारे सब्जेक्ट का। तो आगे जो हमारी केस स्टडीज़ हैं वो सारी की सारी इसी के ऊपर बेस करती हैं। और ये जो स्लाइड्स मैंने बनाई हैं ये मैंने एक ही पेज के ऊपर बना दी हैं आपके लिए। तो अगर इसमें से आप कोई चीज़ मिस भी जाए या मैं तेज़ी से इसको गो थ्रू कर लूँ तो ये बाद में आपके सहूलत के लिए आपके लिए मैं इसको कॉपी फॉर्म में भी ले आऊँ। आपसे सिर्फ मुझे एक रिक्वेस्ट करनी होगी कि कोई नोट नहीं बनाइएगा, कुछ नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये एक तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये यूट्यूब पे आ जाएगी, आपके लिए इसको याद रखना आसान हो जाएगा। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आप मुकम्मल तवज्जो दें अपनी, क्योंकि जो चीज़ें आप आज देखने वाली हैं और सुनने वाले भी हैं, अगर आप साथ नोट्स बनाएंगे तो आपकी आधी तवज्जो, आधा फोकस जो होगा वो नोट्स को लिखने में सर्फ हो जाएगा। तो शायद हो सकता है उस लिखने के प्रोसेस में 1-2 जुमले में ऐसे बोलूँ जो आपको समझ में ना आए या सर से गुजर जाए। तो इसलिए मुझे पूरी तवज्जो दीजिएगा। आगे चलिएगा। अब ये जो डेफिनेशन है पब्लिक रिलेशनिंग की, ये 11 मार्च को ग़ालिबन आगे स्लाइड आएगी, 2012 पब्लिक रिलेशनिंग सोसाइटी ऑफ USA इन्होंने अभी रिसेंटली अडॉप्ट किया। तो उसके मुताबिक पब्लिक रिलेशन इज़ अबाउट रेपुटेशन, द रिज़ल्ट ऑफ व्हाट यू डू, व्हाट यू से एंड व्हाट अदर्स से अबाउट यू।
Public relations is the discipline which looks after reputation with the aim of earning understanding and support and influencing opinion and behavior. It is a planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and mutual understanding between an organization and its publics. अब ये देख लीजिएगा कि कंपनी के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना और कंपनी के पैगाम के अंदर लोगों को इमोशनली इन्वॉल्व करके उनके साथ एक सेंस ऑफ अटैचमेंट डेवलप करना, ताकि वो कंपनी जो सर्विसेज या जो प्रोडक्ट दे रही है लोग उसको ऐसे ही समझे जैसे वो उनके अपने घर की एक चीज़ है। यानी साइकोलॉजिकली उस इशू को जिसके लिए पब्लिक रिलेशनिंग की जा रही है उस इशू को आपकी नफ्सियात का हिस्सा बना देना, ये पब्लिक रिलेशनिंग का फ़न है। और इसमें आगे चल के जब आप थॉरली स्टडी करेंगे तो आप देखिएगा कि आज की जो पब्लिक रिलेशनिंग है ये कम्बिनेशन है मैनी साइंसेस की। इसमें सोशल साइकोलॉजी भी आ जाएगी, इसमें अप्लाइड साइकोलॉजी भी आ जाएगी। और वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ पब्लिक रिलेशनिंग मॉडर्न जो है वो सिगमंड फ्राइड का भतीजा था। उसकी आप आगे स्लाइड भी देख लीजिएगा, उसकी बुक्स भी देख लीजिएगा। जब आप नेट पे जाएंगे, विकीपीडिया पे जाएंगे तो आपको उसकी थॉरली डिटेल मिल जाएगी। मैं सिर्फ इस इशू को हल्का सा टच इसलिए कर रहा हूँ ताकि वार्म अप एक्सरसाइज के तौर पे ज़रा थोड़ी देर के लिए जो जहन इधर उधर भटका है वो प्रॉपर्ली इसमें आ जाए। असल डिस्कशन होगी जब मैं केस स्टडीज़ की तरफ आऊँगा। आगे देखिएगा, और ये है मार्च 11 2012 को कि पब्लिक रिलेशन इज़ अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट बिल्ड्स म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर पब्लिक्स। अब ये क्यों डेफिनेशन अडॉप्ट की गई और बाकी पिछली डेफिनेशंस को रिजेक्ट क्यों किया गया, इसके ऊपर कंपैरेटिव स्टडी आपको विकीपीडिया पे मिल जाएगी। तो जो चीज़ आपको बड़ी बासानी नेट पे मिल जाएगी हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, उसमें थोड़ा सा आप वर्क कर लीजिएगा तो सारी डिटेल अवेलेबल है। मैं अब तक सिर्फ एक इंडिकेटर का काम कर रहा हूँ आपके लिए कि मैं सिर्फ इंडिकेट करता जा रहा हूँ कि ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। आगे चलिएगा। और ये ओरिजिन ऑफ द टर्म पब्लिक रिलेशंस, ये बेसिकली ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ड प्रोपेगेंडा यूज़ हुआ था, तो वो चूँकि प्रोपेगेंडा झूठ को सच में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता था तो उसका जो इम्प्रेशन था वो बड़ा नेगेटिव था। तो उस नेगेटिव इम्प्रेशन को दूर करने के लिए पब्लिक रिलेशनिंग की जो टर्म्स थी ये डेवलप की गई थी। ये स्लाइड भी बेसिकली विकीपीडिया की मदद से ही बनाई है और ये सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए। डिटेल में जब आप वहाँ जाएंगे मुख्तलिफ आर्टिकल्स के थ्रू तो आपको इसकी फर्दर हिस्ट्री मिल जाएगी। आगे चलिए। एडवर्ड बर्नेस को मॉडर्न इसका पब्लिक रिलेशनिंग साइंस का बानी समझा जाता है। अब 2-3 नाम हैं, ब्रिटेन में एक डिफरेंट नाम है, अमेरिका में एक डिफरेंट नाम है और बाकी 1-2 और कंट्रीज़ है उसमें। मगर इसका जो मेन है जो सिगमंड फ्राइड का भतीजा है उसकी मेन कंट्रीब्यूशन ये है क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन। 1923 में ये किताब छपी थी पब्लिक रिलेशनिंग की साइंस के ऊपर। फिर प्रोपेगेंडा 1928 में छपी, फिर इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट 1947 में। ही सॉ, अब उसके मतलब बड़ी अच्छी एक जुमला है, ही सॉ पब्लिक रिलेशन एज एन अप्लाइड सोशल साइंस। अब सोशल साइंस की एप्लीकेशन के हवाले से जो उसकी साइकोलॉजी लोगों की मैसेज की डिस्कस होती है उसके कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर उसमें से आगे एक ब्रांच डेवलप किया है जिसको पब्लिक रिलेशनिंग का नाम देते हैं। आगे चलेगी। और ये जितनी स्लाइड हैं ये इसमें मौजूद हैं, तो मैंने इसलिए कहा था नोट्स नहीं बनाएगा क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ याददाश्त को रिफ़्रेश करने के लिए वो आपके लिए पेपर पे मौजूद है। ये एडवर्ड बर्नीज का मैंने सोचा कई लोगों ने इनकी शक्ल नहीं देखी तो एक फोटोग्राफिक इमेज आपको प्रेजेंट करूँ। आगे चलिए। और ये 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं अगर आपको amazon.com से मिल जाए। एक तो उसकी फर्स्ट बुक है क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन और ये एडवर्ड बर्नीज की द बर्थ ऑफ पब्लिक रिलेशन, ये बेसिकली उसकी बायोग्राफी है उसकी और लिखने वाले लैरी टाई हैं। तो ये 2 अच्छी किताबें हैं अगर आपको कहीं से मिल सकें, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में या amazon.com पे या बाज़ नेट साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे पुरानी बुक्स को स्कैन करके अपलोड कर दिया जाता है। अगर आपको मिल सके तो ये अच्छी किताबें हैं। ये फाउंडेशन बुक्स की हैसियत रखते हैं पब्लिक रिलेशनिंग के अंदर। इससे आपको एटलीस्ट इस साइंस की डेवलपमेंट की ओरिजिन्स और उसकी मुख्तलिफ शाखों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे चलिए। हाँ, ये ब्रिटेन के हैं। आप ये देखिएगा ना 2-3 नाम है, हर नाम के साथ ये लिखा होगा कि ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पब्लिक रिलेशन साइंस।
अब अगर आप जिनका आप में से इत्तेफाक हुआ यूके या यूएसए जाने का, तो उनके यहाँ कौम परस्ती की वजह से वो उनके ओरिजिन के फाउंडर्स को नहीं मानते, और यूके वाले प्रेफर करते हैं कि हमारा अपना कोई फाउंडर हो ताकि हमारी एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी कायम रहे। तो हालांकि अगर आप, और आपके लिए मैसेज ये है कि अगर आपने इस साइंस को पढ़ना है तो फिर खा वो फाउंडर यूके का हो या यूएसए का हो या किसी और मुल्क का, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को फर्म और मैच्योर करने के लिए ज़रूरी होगा कि आप सबकी किताबें पढ़ें। आप ये देखें कि इस आदमी ने इस साइंस को कैसे लिया और अपने मुल्क में कैसे अडॉप्ट किया, और दूसरे आदमी ने दूसरी साइंस को कैसे लिया और अपने मुल्क के मुताबिक कस्टमाइज़ कैसे किया। अब इसके मुताबिक ये, द टर्म पब्लिक रिलेशन इज़ टू बी फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्रेफेस ऑफ 1897 ईयर बुक ऑफ रेलवे लिटरेचर। तो इस तरह बड़ी बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री हैं। आपको नेट पर साइट्स और आर्टिकल्स खंगाल के बड़ी की इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकालनी पड़ती है, वरना एक जुमला काम का होता है और बाकी 7 पेजेस फजूल होते हैं। इस तरह की रिसर्च भी अवेलेबल है। आगे चलिए। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ये हमारी तबरकुन तिलावत ख़त्म हुई, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ, ठीक है ना। अब जो नॉलेज आपके सामने आएगा ना, ये आपको अंग्रेज़ी की किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये प्योरली इस्लामिक लिटरेचर से डेवलप किया हुआ है। इसमें इमाम गज़ाली की अहया उलूमुद्दीन है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की हुज्जतुल बालिग़ा है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की मिशकात शरीफ की शरह है, उसके अंदर साइकोलॉजी ये जो इस्लामिक अप्लाइड साइकोलॉजी है उसकी बेसिस के ऊपर अब आगे स्लाइड चलेगी। और ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि इससे पहले कि हम ये डिसाइड करें कि कंपनी की नेचर को डिस्कस करें पब्लिक रिलेशनिंग साइंस के अंदर या प्रोडक्ट को डिस्कस करें, तो आपको जब जॉब मिलेगी एज अ पब्लिक रिलेशनिंग एक्सपर्ट या पीआर एक्सपर्ट या पब्लिक रिलेशनिंग मैनेजर की जॉब मिलती है कहीं, तो बाज़ का कंपनी भी ठीक होती है, कंपनी का प्रोडक्ट भी ठीक होता है, मगर ख़राबी पब्लिक रिलेशनिंग मैनेजर में होती है। उसकी पर्सनैलिटी की वजह से लोग उससे चीज़ें नहीं ख़रीदते। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह से होगी कि जैसे आपने इंश्योरेंस में देखा होगा, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में कुछ मैनेजर बड़े सक्सेसफुल होते हैं, कुछ मैनेजर बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होते हैं, वो बिल आखिर तंग आके इंश्योरेंस छोड़ देते हैं। मगर हर कोई इंश्योरेंस नहीं छोड़ता। तो फ़र्क सिर्फ टेक्निक्स में, पर्सनालिटी में या प्रेजेंटेशन स्किल्स में होता है। इसलिए मैंने सोचा कि हम आगे इससे पहले बढ़ें। एक तो ये बिल्कुल यूनिक नॉलेज होगा और ये काम आने वाला प्रैक्टिकल नॉलेज है, और इसको सिंप्लीफाई मैंने इस तरह से करने की कोशिश की है कि आपके लिए समझना, और आपको समझ आ जाए तो आगे समझाना आसान हो आपके लिए। अब हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि पर्सनैलिटी, या उर्दू में जो लफ्ज़ बोलते हैं शख्सियत, इसका दारोमदार किस चीज़ पे होता है। मैं अब यहाँ से मैं अपनी टॉक इस तरह से शुरू करूँगा कि मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपसे जवाब लूँगा, आपका ओपिनियन लूँगा साथ में, और कोशिश करेंगे हम मिलजुल के एक टॉपिक को समझने की कोशिश करें, बजाय इसके कि मैं सिर्फ लेक्चर्स दूँ, आप सुनें और फिर एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन हो। तो हम मिलजुल के फोकस करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। तो इस हैसियत में मैं भी आपके साथ हूँ, फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए कि अगर हम ये सवाल पूछें कि शख्सियत की बुनियाद किस चीज़ पर होती है, किन चीज़ों से मिल के शख्सियत बनती है? जी, किरदार। अगर यही सवाल मैं पूछूं कि किरदार किन चीज़ों से, किरदार और शख्सियत इज़ वन एंड द सेम थिंग। जी, एक एक करके ताकि आपके बाकी दोस्त भी और सुन सकें कि आपने क्या कहा। जी, आप क्या कह रहे हैं? अब आप बेशक इधर आ जाएं क्योंकि अब स्लाइड वाला काम ख़त्म हो गया। शख्सियत का जो बुनियाद जहाँ पे बनता है मेरे साथ सोच से बनता है। सोच से बनती है। इन्होंने कहा कि शख्सियत का दारोमदार सोच पे होता है। आप बताइए जी। तरबियत चलें वो भी जी। एनवायरनमेंट, सॉरी मैं भूल गया तो बाकी स्लाइड में है। अच्छा, एनवायरनमेंट पे आपने कहा, आप अपब्रिंगिंग हो गया। अच्छा चलें, एक स्टेप में आपकी हेल्प कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर किसी शख्स की तबीयत में, या जिसको हम तबीयत बोलते हैं, अगर किसी शख्स के ज़्यादा आमाल अच्छे हों तो हम ये कहते हैं कि उसकी ये कह लीजिए शख्सियत अच्छी है। ऐसा ही है।
किसी शख्स के अच्छे अमाल की बुनियाद पर हम उसकी शख्सियत को अच्छा डिक्लेयर करते हैं, और अगर किसी शख्स के अमाल रूटीन लाइफ में बुरे ज़्यादा हों तो हम उसको बुरा शख्स कहते हैं। तो अगर हम शख्सियत को ये कहें कि शख्सियत अमाल के मजमूए का नाम होती है, कि जिस तरह के अमाल होंगे वैसी ही शख्सियत डिक्लेयर हो जाएगी, कि अगर शख्सियत के अंदर अच्छे अमाल की तादाद ज़्यादा होगी और वो रूटीन में ज़्यादा होगी तो लोग इसको अच्छा आदमी समझेंगे, और उस अच्छे आदमी से अगर कोई भूल चूल हो जाए, गलती हो जाए तो वो काबिल माफ़ी होगी। मगर रूटीन में एक आदमी से ज़्यादा बुरे अमाल सरजर्द होते हैं तो लोग उसको टाइटल या उसको इंडिकेट करना शुरू कर देंगे कि यह आदमी तबीयत का या गुफ्तगू का या इसकी शख्सियत बुरी होती है। तो अच्छी शख्सियत की ये दारोमदार किस पे होगा? अमाल पे। अब इसके बाद सवाल है कि अमाल की बुनियाद किस पर होगी? नीयत पे। चलें, ये एक जवाब है, ये चूँकि हदीस है इसलिए बड़ी आसानी से, बट जब हम एनालाइज करेंगे तो अमाल की बुनियाद नीयत पे नहीं होती। नीयत भी फॉल करती है कहीं ना कहीं, वो कहाँ आती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप कीजिएगा, एक और कीजिएगा बस। तो अमाल की बुनियाद किस पर होती है? एक तो जवाब था नीयत पे। कोई और चीज़ ज़हन में आती है आप जी? सोच पे क्लिक कीजिएगा। फिक्र पे होती है, एक क्लिक और कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ़िक्र और सोच में क्या फ़र्क है। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन इस तरह से डिज़ाइन करने की कोशिश की है कि अपार्ट फ्रॉम पीआर लेक्चर्स या अपार्ट फ्रॉम पीआर अंडरस्टैंडिंग आपको बेशुमार चीज़ें और ज़िंदगी के मामलात में भी काम आ जाएगी। कुछ चीज़ें जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं हैं मगर आपके सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी हैं, तो मैंने मिसालें भी ऐसी कोशिश की हैं जो आपको ज़िंदगी के और एरियाज़ में काम आ जाएंगी। तो एक आपको काम आ जाएगी फ़िक्र और सोच में जो डिफरेंस अगर पता चल जाए तो बड़ा जी। सोच होती है जो आप वक्त से पहले किसी चीज़ को फोर्सी करते हैं तो आप तब सोचते हैं। अगर कोई हादसा हो जाए तो उस हादसे के बाद जो सोच विचार होती है उसको फ़िक्र बोले। मेरा ख्याल है कि पहले लोग फिक्र बाद में करते हैं, सोचते सॉरी सोचते पहले हैं, फ़िक्र बाद में करते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और अगर आपने फ़िक्र समझनी है कि फ़िक्र क्या है तो जी, फिक्र के अंदर ये है कि किसी चीज़ की आपको टेंशन होती है, फिक्र होती है कि यार मैंने ये काम है जो ये करना है। और जो सोच है कि आप सोच में अपने यानी कि प्लानिंग प्रोसेस में से गुजर होते हैं, आप सोचते हैं कि मैंने इन फ्यूचर में ये करना है, ये मेरे टाइमलाइंस हैं, डेडलाइंस हैं, इनको मैंने मीट किया। ओके, तो आपने फरमाया कि सोच परेशानी होती है, परेशानी को रिप्रेजेंट करती है। फिक्र बेसिकली परेशानी। चलिए, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बताइए। फिक्र आपकी हिसाब से जिम्मेदारी की बेस पर आती है, जब आपको पता होता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, तो आपकी फिक्र जो है वहाँ पे बहुत जनरेट होती है। ओके, लवली। और कोई फिक्र जो है नॉन रूटीन है और सोच रूटीन है। सोच रूटीन है और वो नॉन रूटीन है जी, शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, अच्छा, बाकी दोस्तों से गुजारिश है अगर वो आपस में डिस्कस करें तो हमारे साथ कर लें, शायद हमें भी कोई नया नुक्ता सुनने को मिल जाए। अगर आपने, मैं टिप देता हूँ आप, अगर आपने फ़िक्र को समझना है कि फ़िक्र क्या चीज़ है तो पहले सोच डिफ़ाइन कर लें। जब सोच डिफ़ाइन हो जाएगी तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली याद आएगा। अब आप सोच बताएं क्या चीज़ होती है। व्हाट इज़ थिंकिंग? मुश्किल सवाल तो नहीं मैं पूछ। जब आप सोच रहे हो तो क्या कर रहे होते हैं दिमाग के अंदर? पॉजिटिव नेगेटिव और कोई ख्याल? जब आप सोच रहे हो तो क्या कर रहे होते हैं? ओके, जब मैं सोच, अगर आप आंखें बंद करके कभी सोचें कि आप सोच विचार में कर क्या रहे होते हैं बेसिकली, तो आपके सामने एक पॉइंट होता है, एक इशू होता है, आपने उस इशू के मुतालिक किसी नतीजे पे पहुंचना है। मिसाल के तौर पे आप सोच रहे होंगे कि मैं आज का सेशन अटेंड करूं या ना करूं, ठीक है ना? तो जब आप सोच रहे होंगे तो एक ख्याल आएगा कि इसको अटेंड ना करने के ये फ़ायदे हैं, आप कोई और अच्छा काम कर लेंगे जो मजबूरन यहाँ बैठे हैं। एक सोच आएगी कि अगर आप ये अटेंड कर लें तो हो सकता है ज़िंदगी में आपको ये फ़ायदा मिल जाए, ठीक है ना? तो दो अपोजिट
थॉट्स आ गए आपके पास, दो अपोजिट ऑप्शंस आ गए, तो इन दोनों ऑप्शंस को आप इवेलुएट कर रहे हैं, अभी सोच में हैं आप, ठीक है ना। तो जब आप इवेलुएट कर रहे होते हैं तो एक सवाल पूछ रहे होते हैं, फिर ख़ुद ही उसका जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोच जो होता है ये क्वेश्चन आंसर सेशन होता है दिमाग के अंदर, और कुछ नहीं है। जब आपने डिसाइड कर लिया पूरी सोच विचार के बाद कि अब आपने इस रास्ते पे चलना है, ठीक है ना, कोई नतीजा अख़ज़ कर लिया, तो वो नतीजा आपका फ़िक्र है। फ़िक्र एक कैलकुलेटेड रिज़ल्ट को बोलते हैं थिंकिंग होनी। थिंकिंग उस कैलकुलेटेड रिज़ल्ट तक पहुंचने में एक रास्ता, एक टूल का रोल प्ले करती है। इसीलिए अक्सर मैनेजमेंट साइंसेस में थिंकिंग स्किल्स पे सेमिनार होते हैं। जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे प्रोफेशनल लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में, तो आप थिंकिंग स्किल्स पे बुक्स भी देखेंगे, वीडियोस भी होंगी। बेसिकली वो आपकी सोच विचार के प्रोसेस को इतना मैच्योर करना चाहते हैं ताकि आप ज़िंदगी में अच्छे फ़ैसलों पर पहुंचने की अहलियत और काबिलियत पैदा कर लें। तो जो तरबियत की बात हुई थी कि शख्सियत में तरबियत रोल प्ले करती है, तो तरबियत होती क्या है बेसिकली कि वालिदैन को जो एक्सपीरियंसेस मिले हुए हैं ज़िंदगी में, वो बच्चों को उसको अप्लाई करने की तमीज़ और तहज़ीब सिखाते हैं, ये तरबियत होती है। तो फ़िक्र और सोच में ये फ़र्क है कि सोचता हर आदमी है, मुफक्किर हर आदमी नहीं होता। सोच, फ़िक्र से मुराद वो परेशानी वाली सोच नहीं। फ़िक्र से मुराद है कि आप किसी दो आराव को लेकर उनको कंपेयर करके, इवेलुएट करके किसी नए नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं, और उस नए नतीजे को आपकी सोच के आर्गूमेंट्स, आपकी जो अप्स एंड डाउन है आपकी सोच की, उससे आप सपोर्ट करते हैं। तो आपके जो आर्गूमेंट्स हैं वो आपकी फ़िक्र की बुनियाद बनते हैं, और उन आर्गूमेंट्स को प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करना, शेप देना, और उसके बाद उसको मॉडिफाई करके उस फ़िक्र के लिए सपोर्ट डिज़ाइन करना, वो सारा प्रोसेस थिंकिंग का बनाता है। तो जब हम कोई अमल सर अंजाम देते हैं, यानी मैंने डिसाइड कर लिया कि ये अमल अब अच्छा है और ये मेरी फ़िक्र है, आप फ़िक्र तक पहुंच गए, मगर सोच और फ़िक्र ये दोनों भी आपके दिमाग में हैं, आप एक नतीजे पे पहुंच गए। अब आपने फ़ैसला कर लिया कि मैं इस नतीजे को, इस जो कैलकुलेटेड रिज़ल्ट है, इस पर अमल करूँगा। जब आप नतीजे पर पहुँचे तो वो फ़िक्र थी, जब आपने इरादा किया कि उस पर अमल करना है, ये नीयत है। ठीक है, तो नीयत के पीछे अगर फ़िक्र या थॉट पैटर्न ना हो तो वो नीयत नहीं होती। इसीलिए शरीयत इस्लामिया में है कि अमाल के ऊपर सज़ा के लिए ज़रूरी है कि उसकी नीयत पीछे हो। रोज़ा अगर गलती से खा लें तो वो टूटता नहीं है, क्योंकि नीयत नहीं थी। ठीक है ना, तो ये अगर आप देखें इस्लामी शरीयत का जो हुस्न है कि अल्लाह ताला ने कितनी बारीक अप्लाइड साइकोलॉजी अप्लाई करके हमारे लिए रहमत और हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दी। फ़िक्र की बुनियाद किस पे होगी? जी, सोच तो हो गया ना, यानी एक तरह से जी कह लीजिए फ़िक्र की बुनियाद सोच पर होगी। मगर हमने फ़िक्र और सोच को कन्वर्ट कर लिया ना, हमने फ़िक्र का टाइटल दे के उसमें सोच को ऑलरेडी ऐड कर लिया। तो अगर आप सोच से नीचे आ रहे हैं, यानी फ़िक्र और सोच की बुनियाद किस पर होगी? सॉरी, डिज़ायर होगी ना वो तो। अच्छा, और जी कोई? जी, जब आप सेल्फिशनेस को हटा के एक बड़ी पिक्चर को देखें, अपने आप को गायब कर दें, अपने आप को गायब कर दें। और जी, और किसी के जहन में है कि फ़िक्र की बुनियाद किस पर होगी? आगे चलिए, इल्म पे होगी। जब आप सोच रहे होंगे और अगर आपके पास उस मौजू पर नॉलेज नहीं होगा तो कंपैरिजन किस चीज़ में करेंगे? तो जितना पढ़ेंगे उतना आपके पास रॉ मटेरियल नॉलेज आ जाएगा। जब आप सोचेंगे तो ऑलरेडी आपके जहन में जो नॉलेज है वो आपकी सोच को असिस्ट करेगा। जब आप एनालिसिस करेंगे तो वही नॉलेज जो बैक पे है, जिसके लिए आप ये किताबें पढ़ते हैं, ये बेसिकली आपके अंदर आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, आपके नॉलेज को पॉलिश किया जा रहा है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब फ़िक्र में बदलेगी तो वो आप जब मार्केट में जाएंगे तो फिर आपको एप्लीकेशन भी आ जाएगी उसकी। इल्म में होता है, ठीक है ना। अब इसमें एक और सवाल है, क्लिक कीजिएगा। इल्म और मालूमात में क्या फ़र्क है? जी, अच्छा। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इल्म की जमा है मालूमात।
मालूमात को ऑर्गेनाइज कर लें तो ब्रेन बन जाता है। एग्जैक्टली ये वही फ़र्क है जो सोच और फिक्र में है कि आपको बहुत ज़्यादा मालूमात पता है कि पाकिस्तान में किस हिस्से में क्या हो रहा है, मगर जो मालूमात आप इकट्ठी करके किसी नतीजे पे पहुँचें, जो फ़िक्र है आपकी, वो नॉलेज है आपका। तो किसी आम आदमी का ज़्यादा मालूमात रखना इस बात की अलामत नहीं है कि वो आलिम है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ नॉलेज। नॉलेज तो अब देखें ना, आज का जो सेशन है तो मेरे नज़दीक मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके असातिज़ा आपके साथ हैं, आप रोज़ाना ये टॉपिक पढ़ते हैं, तो मैं आगे क्या नया कंट्रीब्यूट करूँगा। मालूमात वही होंगी ना आपकी, रिपीट कर दूँगा किसी और अंदाज से। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आज के सेशन में आपको मालूमात नहीं ना दूं, आपको इल्म नया दे दूं, आपको इसी टॉपिक के कुछ नए एस्पेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा दूं जो शायद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से आ जाएंगे, आपकी बुक्स का या निसाब का हिस्सा नहीं होंगे। अब अगर हम फर्स्ट इसकी जो बेसिस थी स्लाइड की कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ पीआर, यानी पब्लिक रिलेशनिंग का जो एक्सपर्ट है जिसने जॉब लेनी है उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है। तो नॉलेज आ गया आपका, यानी अब इसको यूँ देख लें, जितना इल्म उतनी सोच, जितनी सोच उतनी फ़िक्र कह लें आप, ठीक है ना। जिस तरह की सोच विचार होगी उसी तरह का नॉलेज अमाल निकलेंगे, ठीक है। और जैसे अमाल वैसी शख्सियत। तो बाज़ औक़ात किसी आदमी की शख्सियत से आप उसकी नॉलेज की तह तक पहुँच सकते हैं कि आदमी जितना बोल रहा है इसकी बुनियाद क्या नॉलेज की। कभी अच्छा इसमें एक और चीज़ और देखिएगा, कभी ऐसा हुआ है कि एक आदमी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है मगर वो अपने नॉलेज के मुताबिक अमल नहीं करता, तो वो मिसिंग लिंक कहाँ गया? फ़िक्र में। हाँ जी, इल्म में फ़िक्र में। अगर हम ये कहने कि बाज़ मुफक्रीन हैं, अब इल्लामा इकबाल की और कायद आज़म की मिसाल ले लें, ठीक है ना। इल्लामा इकबाल मुफक्किर हैं तो कायद आज़म ने इल्लामा इकबाल की फ़िक्र को अप्लाई कर दिया, ठीक है। कायद आज़म मुफक्किर नहीं थे। तो बाज़ लोग मुफक्किर होते हैं बाज़ का, मगर वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में वो उनका मलका इतना नहीं होता। इल्लामा इकबाल ने एक सियासी जमात भी बनाई थी जो नाकाम हो गई थी, अगर आप उनकी बायोग्राफी में पढ़ें। तो कायद आज़म ने उसको पॉलिटिकली जब अप्लाई किया इल्लामा इकबाल के कॉन्सेप्ट को, तो पाकिस्तान बना दिया, ठीक है ना। तो मुफक्किर वो थे, अप्लायर वो थे। इसलिए ज़रूरी नहीं होता। अब ये तो खैर एक जनरल मिसाल दे दी, उस मेरे सवाल का इस मिसाल से कोई ताल्लुक़ नहीं जोड़िएगा। बाज़ लोग, यानी मैं इसको नेगेटिवली ले रहा हूँ कि बाज़ लोगों को इल्म बहुत होता है मगर वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते तो किसी अच्छे नतीजे पे भी नहीं पहुँचते। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि इसमें मिसिंग लिंक जो है ना अमल और फ़िक्र के दरमियान, वो है सोबत का। सोबत क्या होती है? आदत, कंपनी। ये वो लफ्ज़ हैं जो आपने सुने हुए हैं। पूरी सोबत अच्छी सोबत। मैं थोड़ा सा इसको मैनेजमेंट के या साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा मॉडर्न लैंग्वेज में इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मगर सारी चीज़ें हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि हम बाज़ रूटीन के लफ्ज़ों के मुतल्लिक बड़ी मुख्तलिफ राय रखते हैं। जैसे फ़िक्र के मुतल्लिक एक एंग्जाइटी का भी आ गया। आप जब तक मुख्तलिफ लफ्ज़ों की एक्यूरेट डेफिनेशन पे क्लियर नहीं होंगे, आप इसी तरह अपनी कंपनी को भी अगर रिप्रेजेंट करेंगे एज अ पीआर एक्सपर्ट, तो उसका भी बेड़ा गर्क होगा, ठीक है ना। तो जब आप एज अ पीआर एक्सपर्ट आगे आएंगे तो आपने ना सिर्फ अपनी कंपनी का इमेज आगे कन्वर्ट करना है, उसमें आपका अपना इमेज भी शामिल होगा। इसलिए मैंने पर्सनैलिटी की स्लाइड बनाई है कि एक अच्छा पीआर एक्सपर्ट वही होगा जो पहले अपनी ज़ात में क्लियर होगा। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पीआर एक्सपर्ट आपको, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को सेल करेंगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी से गुज़र के आपकी कंपनी या आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। अगर वो आपके दोस्त होंगे तो वो आपकी कंपनी को अपना दोस्त समझेंगे। तो अल्टीमेटली पब्लिक रिलेशनिंग में जो बंदा इन्वॉल्व होगा या जो खातून इन्वॉल्व होंगी, उनको अपनी पर्सनालिटी को एज अ प्रोडक्ट पहले सेल करना होगा। अगर वो उसमें कामयाब ना हो सकें, तो बेशक जितनी अच्छी भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, लोग उससे नहीं लेंगे प्रोडक्ट, वो किसी और एक्सपर्ट से ले लेंगे, उसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से। तो सोबत को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? क्या है चीज़ है सोबत? अब एनवायरनमेंट अराउंड यू, और
देखिए, आपने किताबें पढ़ी होंगी बुज़ुर्गान दीन की कि उन्होंने अपनी तालीम दीनी पूरी की और फिर किसी बुज़ुर्ग की तलाश में निकल गए, सोबत की तलाश में। तो बुज़ुर्ग की तलाश में जो उनकी सोबत में क्या चीज़ मिलती थी जो उनको अपनी एजुकेशन में या यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलती थी? सोबत को अगर आप मैनेजमेंट साइंस की टर्म में कन्वर्ट करें तो क्या कहेंगे जी? नो, आप किसी जगह कंपनी में कंपेनियनशिप के लिए अप्लाई करें, आपको कभी नहीं अंदर एक्सपीरियंस नहीं। जब आप किसी जहाँ से जब आप कंप्लीट करके जाएंगे और किसी कंपनी में जाके एप्लीकेशन देंगे तो उनसे कहेंगे जी मैं इस कंपनी में कंपेनियनशिप करना चाह रहा हूँ 6 महीने के लिए। नहीं, वो अच्छी बात है ना, मैं आपको गलत नहीं कह रहा। हम इसलिए मैंने कहा ना, हम मिलजुल के डिस्कस कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठ के आपको गलत या सही डिक्लेयर नहीं कर रहा। हम मिलजुल के आपस में बैठ के एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। आइडियाज़ इवेलुएट कर रहे हैं, आपको इवेलुएट नहीं कर रहे जी। रिलेशनशिप जब आप किसी यहाँ से कंप्लीट करेंगे तालीम तो फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको जॉब कोई ना दे, तो मोस्टली क्या करते हैं लोग? इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं। इंटर्नशिप क्या होती है? किस चीज़ का? बेसिकली जो आपने थ्योरी यहाँ सीखी है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखने के लिए आप इंटर्नशिप करते हैं ना। तो इस इंटर्नशिप में आप डिपार्टमेंट से गाइडेंस लेने कि सर इस काम को जो मैंने सीखा है यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है। सोबत क्या होती है? इतनी मदद कर दी आपने। सोबत बेसिकली ये होती है कि इसको इंटर्नशिप ही समझ लें कि जब वो बुज़ुर्गान दीन हमारे जो किताबों में आप पढ़ते हैं कि वो जब अपनी तालीम थ्योरेटिकल तालीम मुकम्मल कर लेते थे तो किसी बुज़ुर्ग की तलाश में निकलते थे ये सीखने के लिए कि जो सीखा है उसको सोसाइटी के ऊपर अप्लाई कैसे करना। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के मेथड को समझने के लिए वो किसी बुज़ुर्ग की सोबत इख्तियार करते थे। जैसे लोगों से प्यार और मोहब्बत से पेश आना आपने, मगर प्यार और मोहब्बत की कोई लिमिट्स तो होंगी ना। कोई आदमी कत्ल कर दे उससे भी आप प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, तो वो कहाँ पे आपने प्यार और मोहब्बत को रुकना है और कहाँ से गुस्सा शुरू होगा, कहाँ से आपने इंस्ट्रक्शंस रोक लेनी है और कहाँ से आप लीगल फ्रेमवर्क शुरू हो जाएगा। तो लिमिटेशंस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की ये सारी चीज़ें सीखने के लिए सोबत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो प्रैक्टिकली आप अगर आप देखें शख्सियत में, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं यहाँ पे और आगे कंपनी में भी जाते हैं तो बड़े अच्छे PR, बड़ी सेहतमंद माइंडसेट के साथ आप कंपनी में जाते हैं, मगर कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं जो हर वक्त किसी न किसी पे तनकीद करता रहता है, जो हर वक्त किसी न किसी में कीड़े निकालता रहता है, तो उस ग्रुप का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि वो आपके थिंकिंग पैटर्न्स को जो आपने यूनिवर्सिटी में सीखे थे उन थिंकिंग हैबिट्स को और पैटर्न्स को ख़राब करेगा। इसीलिए आप बुज़ुर्गों को देखेंगे कि गांव के बाज़ लोग होते हैं, इसमें टर्म्स मैं यूज़ करता हूँ, आप शहर में किसी दोस्त के पास चले जाएं, पढ़े लिखे दोस्त के पास, या किसी कंपनी में है तो किसी पढ़े लिखे ऑफिसर के पास चले जाएं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, बहुत ही आलिम फाजिल है, मगर आप देखेंगे उसका रवैया आपके साथ ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आप उसके घर चले गए तो उसने घर में इतने तमीज़ से आपको नहीं बात की, जी क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, एक बेरुखी का सा एटीट्यूड है, और आप वापस आ जाते हैं। फिर आप गांव में चले जाते हैं किसी से मिलने, किसी बुज़ुर्ग से, और चिट अनपढ़ है, ठीक है, कभी ज़िंदगी में स्कूल का नहीं देखा उसने, उसको पता चलता है आप उससे मिलने के लिए आए हैं तो वो फ़ौरन अंदर बुलाएगा, चारपाई बिछाएगा, अगर गर्मी है तो पंखे के सामने बिठा देगा। पहले अभी ये पूछेगा नहीं कि आप क्यों तशरीफ़ लाए हैं, अभी सिर्फ आपकी मेहमान नवाजी करेगा ताकि गर्मी में आए हैं तो आप थोड़ा सा आसान आपके बिल्कुल ठीक हो जाए। कुछ चाय पानी पूछेगा, या आपका काम करने के बाद या आपकी बात सुनने के बाद जो मेहमान नवाजी की लवाजमात होते हैं उस पर पूरा उतरेगा, ठीक है ना। तो उसने अपने बुज़ुर्गों की सोबत से हॉस्पिटैलिटी के जो मैनर्स होते हैं वो सीखे हैं। इसने सिर्फ नॉलेज सीखा है, सोबत नहीं मिली इसको, ठीक है ना, ये फ़र्क है। तो इसलिए मैं अक्सर एक टर्म यूज़ करता हूँ कि सर्टिफाइड इडियट्स अक्सर यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। तो या दूसरे तरीके से मैं ये कहता हूँ कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ लिखने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपकी शख्सियत मुकम्मल कंप्लीट हो गई है। यूनिवर्सिटी से जो डिग्री मिली है आपको, या जहाँ से जो डिग्री मिलेगी, वो इस बात की अलामत है कि आप सर्टन फील्ड के अंदर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, बस। आपकी तरबियत और शख्सियत का सर्टिफिकेट नहीं है वो, ठीक है ना।
आपकी तबीयत और शख्सियत का जो सर्टिफिकेट है वो आपके मैनर्स में ये पता बताएगा कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके वालिदैन ने आप पर कितनी मेहनत की है, आपका स्कूल का हल्का अहबाब अच्छे लोगों पर था या बदतमीज़ स्टूडेंट्स के साथ आप बैठते थे। इसी क्लास में कुछ लोग बहुत आगे चले जाएंगे और इसी क्लास में कुछ लोग हो सकता है अगले साल में भी यही कोर्स रिपीट कर रहे हो, ठीक है ना, अल्लाह ना करे। तो फ़र्क सिर्फ क्या होगा कि जो नॉलेज आप मुझसे ले रहे हैं या अपने असातिज़ा से ले रहे हैं या आपस में जॉइंट ग्रुप डिस्कशन में जो नॉलेज आपको मिलता है, उस नॉलेज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपकी तरबियत के ऊपर मुनहसर है। इसलिए इमाम गज़ाली ने अहिया उलूमुद्दीन में फ़रमाया, कीमिया सादत में, मैं आपको सोर्स भी बता रहा हूँ कि इमाम गज़ाली कहते हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से कि 10 साल तक की उम्र के बच्चे को आप तमीज़ और तहज़ीब सिखाएं कि घर में जो आया है उसको, मेहमान को कैसे सलाम करना है, बहन भाइयों से कैसे सलूक करना है, घर में जो मुलाजिम काम करते हैं उनको कैसे आपने ट्रीट करना है। तो बच्चे को सोशल मैनर सिखाएं, 10 साल के बाद फिर उसको दीन का अदब सिखाएं। वो कहते हैं कि जब तमीज़दार बच्चा दीन का अदब सीखेगा तो अच्छा आलिम दीन बनेगा, और बदतमीज़ बच्चा जब दीन का इल्म सीखेगा तो फितना और फसादी मौलवी बनेगा। ये बेसिक इसमें इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको जनरल डिस्कशन पर्सनालिटी के हवाले से इसलिए दे दिया है कि पीआर का नॉलेज लेकर या पीआर की डिग्री लेकर या पीआर की फील्ड में जाकर मत समझिएगा कि सिर्फ इस नॉलेज से आप पीआर की फील्ड को कैप्चर कर लेंगे। ये बिल्कुल एक छोटा सा जुज़ है इस इंडस्ट्री का। मैंने बताया ना, ये पीआर की जो पब्लिक रिलेशनिंग की जो साइंस है, ये बहुत सारी साइंसेस से मिल के बनी है। तो अगर आप बाकी साइंसेस से जिससे मिल के ये साइंस बनी है, अगर उनमें जाएं तो उनमें ये सारे टॉपिक्स होंगे जो मैं इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ। कोई साइकोलॉजी में होगा, कोई सोशल साइकोलॉजी में होगा, कोई मोटिवेशनल साइंस में होगा। बिज़नेस एथिक्स का जो टॉपिक है कहाँ से आया मगरिब में, को बता सकता है? मगरिब में तो इस्लाम नहीं है, कहाँ से आया? बिज़नेस एथिक्स का जो टॉपिक है वेस्ट के अंदर, ये बेसिकली चर्च से आया। संडे के संडे वो जाते थे और ये बुरा काम नहीं करें, ये बुरा काम नहीं करें। अब वो जो अच्छाई और बुराई का जो असूल है वो जब बिज़नेस में लेके आए तो वहाँ पर चूँकि मज़हब और स्टेट के दरमियान एक क्लैश भी है, मज़हब और सेकुलरिज़म के दरमियान भी एक क्लैश है, तो उन्होंने अच्छाई और बुराई के असूलों को इंटरनेशनल सोशल एटिकेट्स के नाम से एक्सेप्ट कर लिया। यानी अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कि हर मुल्क के असूल और ज़वाबित जो हैं वो डिफरेंट हो गए। तो बिज़नेस एथिक्स का कॉन्सेप्ट है उनके यहाँ, वो भी रिलीजन से आया। बहरहाल इसको अब कंक्लूड करते हुए आगे केस स्टडीज़ आएंगी। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के हवाले से मैंने डिस्कशन की थी कि आपको पता हो कि जब आप अपनी शख्सियत की डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आपने कौन कौन से एरियाज़ पे फोकस करना है। ये है आपकी शख्सियत। अगर किसी कंपनी की के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की या मैनेजर की शख्सियत को डिस्कस करेंगे तो नॉलेज से मुराद होगा कंपनी का नॉलेज और उसकी प्रोडक्ट का नॉलेज। जब आप इसको अपनी ज़ात के हवाले से लेंगे तो नॉलेज से मुराद होगा कि आप किस फील्ड में आगे डेवलप होना चाहते हैं, उस फील्ड के हवाले से नॉलेज। जितना पुख्ता नॉलेज आपका होगा उतनी पुख्तगी के साथ आप अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकेंगे, ठीक है। और जितना मैच्योर लिटरेचर आप पढ़ेंगे उतनी मैच्योर सोच होगी, और उतनी मैच्योर सोच के साथ आप उतने ही अच्छे अमाल सर अंजाम देंगे तो लोग आपके बेसिकली अगर आप देखें अमल क्या है और फ़िक्र क्या है, नीयत जो है, अगर इसको मैं यूँ कन्वर्ट कर लूँ कि अच्छी सोच के ऊपर और जो कैलकुलेटेड थॉट पैटर्न्स हैं उसके ऊपर आपके डिसीजंस की बुनियाद होती है। तो जैसे फ़ैसले वैसा अमल, जैसा अमल वैसी शख्सियत। इस पे क्लियर है, ताकि हम फिर हम आगे चलें। और मुझे आप बता दीजिएगा जहाँ पे आप समझें कि बहुत ही हैवी डिस्कशन हो गया, ठीक है। आगे चलेगा, आगे चलेगा, आगे चलेगा, आगे चलेगा। हाँ बस यहाँ रह गया। अब ये है कि लेट्स से आपकी पर्सनालिटी भी एक्सीलेंट है पब्लिक रिलेशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक कंपनी के पब्लिक रिलेशनिंग मैनेजर हैं। अब आपने पाकिस्तान में पब्लिक रिलेशनिंग के डिपार्टमेंट को रन करना है और उसको हेड करना है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पाकिस्तान में पब्लिक रिलेशनिंग चलाना और बाहर के मुल्क में अमेरिका या यूएसए में चलाने में फ़र्क पता होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों के पास ही आपने अपना मैसेज लेके जाना ना।
तो लोगों की साइकी और सोशल एनालिसिस भी आपके पास होना चाहिए। तो क्या ख़राबियाँ हैं या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, अगर मैं ख़राबियाँ ना कहूँ कि क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं हमारे मुआशरे में जो एक आम आदमी को या एक प्रोफेशनल को सरवाइव करने में डिफ़िकल्टी देती हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग यहाँ का माहौल छोड़ के बाहर चले जाते हैं। जी, करप्शन है। चलिए जी बिल्कुल, चलें हम आगे स्लाइड को लेके चलते हैं, उससे आपके तरफ थॉट को थोड़ा सा। पहला प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी का ये है कि हमारे यहाँ हुलिया परस्ती है, किरदार परस्ती नहीं है। अगर मैं कोट टाई में पहन के बड़े अच्छे महंगे लिबास में बैठा हूँ तो लोग एज्यूम कर लेंगे मैं अच्छा आदमी, ठीक है। मेरे हुलिये पे ज़्यादा फोकस होगा, बात करके गुफ्तगू करके, या अगर कोई मोची है या अगर कोई रेडी फरोश फल बेच रहा है रेडी पे, तो गरीब आदमी है, उसका लिबास भी गरीबों जैसा होगा। तो हमने पहले से एज्यूम कर लिया कि इसको कुछ नहीं पता होगा। बात कर कर अंदाज़ा लगाना किसी के मुतल्लिक़, ये हमारे यहाँ रवाज नहीं है। हम हुलियों की बेस पे आइडियाज़ पहले लगा लेते हैं और पहले से आइडियाज़ लगा के उसके बाद बात शुरू करते हैं। तो ये हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये वो बाज़ ऐसी बातें हैं जो आपको दुनिया में भी हर जगह यकसा मिलेंगे। आगे बताइए। जमात परस्ती है, खुदा परस्ती नहीं। इसका मतलब ही है कि आप अगर मुझसे पूछें मेरा मज़हब क्या है तो मैं कहूँगा मुसलमान। फिर दूसरा सवाल फिलबत ही निकलता है मुँह से कि आपका मसलक क्या है, सॉरी मसलक नहीं, आपकी जमात क्या है। तो ये सवाल कंडीशनल इस बेसिस पे होता है कि अगर मैं कहूँ जी मेरा किसी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो लोग मेरे मुसलमान होने पर शक करना शुरू कर देंगे कि ये कौन सा मुसलमान है जिसका किसी जमात से ताल्लुक़ ही नहीं है। जैसे कि मेरे मुसलमान होने के लिए मेरा किसी जमात से ताल्लुक़ लाजमी हो इस्लामी शरीयत में। यानी हमारा मेंटल फोकस ये हो गया है कि जब तक आपका ताल्लुक़ दावत इस्लामी से, जमात इस्लामी से, ये तबलीगी जमात से ना हो, तो लोग आपको इस्लाम से इमोशनली अटैच नहीं समझेंगे। आपको इस्लाम के साथ अपनी मोहब्बत को पुख्ता ज़ाहिर करने के लिए एडिशनली किसी जमात के साथ अटैच होना पड़ेगा। जबकि इस्लाम के अंदर ये है कि मुसलमान होने के लिए आपका खुदा और उसके रसूल से अटैचमेंट काफ़ी है। अगर आपने कलमा पढ़ लिया तो शरीयत इस्लामिया की रूह से आप मुसलमान डिक्लेयर हो गए। अब आपका ताल्लुक़ इस्लाम से कैसे है उसका फ़ैसला कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया जाएगा, किसी जमात से मुंसलिक होने या ना होने से नहीं होगा। जमातें बेसिकली कलेक्टिव स्ट्रगल होती है इस्लाम के हवाले से जद्दोजहद करने के लिए। अगर आप कलेक्टिव स्ट्रगल की बजाय इंडिविजुअल स्ट्रगल करना चाह रहे हैं तो जिस तरह कलेक्टिव स्ट्रगल में शामिल होना कोई बुराई नहीं है, इस तरह इंडिविजुअल रहना भी कोई बुराई नहीं है। यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब इसमें मैं जो पॉइंट ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी जमात का रुकन होना बुरी बात नहीं है, मगर किसी जमात के रुकन होने को मुसलमान होने पर प्रायोरिटी दे देना ये बुरी बात है। एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि प्रायोरिटी में इस्लाम पहले हो, जमात बाद में हो। मगर हमारे रवैयों में है कि जमात पहले है। जिस तरह आप कहें जी कि आपका किस जमात से ताल्लुक़ है, जी मैं दावत इस्लामी से, और दूसरा आदमी के जी मेरा जमात इस्लामी से, तो खुदा न खास्ता बाज़ औक़ात खुद ही ज़्यूम कर लेते हैं हम दुश्मन हैं आपस में। क्लैश होता है ना, एक आदमी है, उसकी कलेक्टिव जमात है, उसका एक सरबराह है। अगर मैं दावत इस्लामी के जो सरबराह हैं मौलाना इलियास अतारी कादरी साहब, अगर मैं कहूँ कि मुझे वो पसंद नहीं है, तो जो दावत इस्लामी वाला होगा वो एज्यूम कर लेगा कि मैं इस्लाम दुश्मन हूँ। तो मैंने एक आदमी के मुतल्लिक़ अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया है। मैंने इस्लाम को रिजेक्ट नहीं किया, मैंने उसके मेथड को नापसंद किया है, मैंने कुरान और सुन्नत के किसी हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं की। तो ये जो रवैये हैं, ये रवैये ऐसे हैं जिसमें एक्सेप्टेबिलिटी लेवल, एक्सेप्टेंस लेवल एक दूसरे के लिए बहुत कम हो जाता है। एक तो मुसलमान वैसे ही प्रॉब्लम का शिकार हैं, उस पर फिर मुख्तलिफ जब जमातों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो प्रायोरिटी हमारी थॉट पैटर्न में, हमारे रिलेशनशिप में फिर खुदा नहीं रहता, फिर जमातें रहती हैं। आगे चलिए। शख्सियत परस्ती है, फ़िक्र परस्ती नहीं। इसका क्या मतलब लेंगे आप? भुट्टो क्योंकि जैसे अभी पहले किया था कि शख्सियत की जो बेस है वो फिक्र पे है, अगर फिक्र ही नहीं है तो शख्सियत कैसे बनेगी? जी बिल्कुल, ये समझ इजी है ये तो, ठीक है ना। यानी किसी शख्स से महज इसलिए मोहब्बत करना कि आपके आबा व अजदाद या वालिदैन वगैरह उसके पैरोकार हैं।
और आप अकीदत और मोहब्बत में उसके पैरोकार हैं, मगर आपने कभी इन डेप्थ एनालिसिस करके उसकी फ़िक्र की बुनियाद पर अपनी मोहब्बत उससे इस्तवार नहीं की। ये फ़र्क है। आगे चलेगा। ये अभी मैं जनरल स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ कंपैरेटिव एनालिसिस में, फिर मैं आपको केस स्टडीज़ दूंगा, फिर वो दिलचस्प चीज़ होगी। तकलीद परस्ती है, इज्तिहाद परस्ती नहीं। ठीक, आगे चलिए। निसाब परस्ती है, कलाम परस्ती नहीं। आगे चलिए। बस यहाँ तक। अब जो निसाब परस्ती है, कलाम परस्ती नहीं, इसका क्या मतलब? पास होने की बात है, बस सिलेबस कवर जो हमने पढ़ना है। आप में से तफसीर कभी किसने पढ़ी है कुरान पाक की? 1 2 3 4। ओके। कुरान पाक किसी ने पढ़ा? सब छोटे होते पढ़ा। अच्छा, चलो एक ही दफ़ा काफ़ी, छोटे में पढ़ा। अच्छा चले, मैं ये अगर पूछूं आपसे, एक मैं आपको टिप दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट सवाल पूछूंगा। अगर आप एंटायर तफसीर के लिटरेचर को पढ़ें तो बेसिकली तफसीर का मौजू कुरान है। इतना तो क्लैरिटी है माशाल्लाह आप में कि तफसीर कुरान को डिस्कस करती है। ठीक है, अब ये सवाल है कि आप ये बताइए कुरान किसको डिस्कस करता है? इंसान को। ठीक है, हमारा जो दरस निज़ामी का एंटायर सिलेबस है या हमारे मुख्तलिफ़ मदरसों में जो एंटायर सिलेबस है उसमें फ़ोकस निसाब पर है जो तफसीरी है, कुरान पे नहीं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर इंसान को समझना हो तो कुरान को पढ़ें। हमारा सारा फोकस है तफासीर और निसाब पे। ठीक है, तो जो देवबंद मसलक के इंस्टीट्यूशंस हैं, मदारिस, उसमें सिर्फ देवबंद स्कॉलर्स की ही तफासीर पढ़ाएंगे। जो बरेलवी मसलक के हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ बरेलवी मसलक के लोग ही पढ़ाएंगे। और यूनिवर्सिटी कल्चर में ये दिलचस्प है आपके लिए, तफ़हीमुल कुरान से बाहर नहीं आएंगे। क्यों? यूनिवर्सिटी कल्चर में ज़्यादा होल्ड जमात इस्लामी का या उनके इंस्टीट्यूशंस का है। फैसलाबाद में जो फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो इस्लामिक शुबा इस्लामिया के जो हेड हैं वो उस वक्त तक वो थीसिस अप्रूव ही नहीं करते जब तक उसमें तफ़हीमुल कुरान के हवाले ना। इस तरह के लतीफ़े आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के सारे। मुराद ये है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम शुड बी बेस्ड ऑन कुरान एंड सुन्नत। तफसीर समझाने के लिए होती है। तो मैं अपने अक्सर दोस्तों से पूछता हूँ कि अगर हम 100 साल पहले चले जाएं, जब मसलक देवबंद नहीं बना था, जब मसलक बरेलवियत नहीं बना था, जब जमात इस्लामी नहीं थे, मौलाना अब्दूदी पैदा नहीं हुए थे, तो फिर आप अपने आप को क्या डिक्लेयर करेंगे? जी, वही मैं कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन है ना, एक स्कूल ऑफ थॉट का इंस्टीट्यूशन है। और दारुल उलूम देवबंद में अगर आप आज के दौर में देखें तो उसमें वहाबी एलिमेंट्स भी एंटर है काफ़ी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने वहाबी स्कूल ऑफ थॉट को भी डिस्कस नहीं किया, बट ये आपको जनरली बता रहा हूँ कि हमने अपने स्कूल ऑफ थॉट को इस कुरान और सुन्नत समझने के लिए लाजिम और मलजूम करार दे दिया। जबकि हमारे जो इस्लाम फैला था, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ें तो उस वक्त ना बरेलवी थे, ना देवबंदी थे, ना कोई और थे। ये बड़े सगीर पाक व हिंद में ही हैं आज के दौर में। अगर आप यूएसए में चले जाएं तो मेजर इन्फ्लुएंस जो स्कूल ऑफ थॉट है वहाँ पे वो वहाबी है, बिकॉज ऑफ सऊदीज़ अटैचमेंट, डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सऊदी अरब। उसमें मेजॉरिटी की जो मसाजिद हैं अमेरिका में वो सारी वहाबी मसलक की हैं। और फिर लतीफ़ा ये है कि जब आप अमेरिका में या यूके में होंगे तो वहाँ ना आला हज़रत अहमद रज़ा बरेलवी को कोई जानता है, ना मौलाना अशरफ अली थानवी को कोई जानता है। तो वहाँ जब आप कहेंगे मैं देवबंदी हूँ, अगर कह देंगे तो वो समझेंगे आप किसी मखसूस फ़िरके से ताल्लुक़ हैं। अगर आप कहेंगे डिवाइड तो हम लोगों ने खुद ही किया हुआ, बस देवल्ला मियां ने एक तरीका बताया हुआ नमाज़ पढ़ने का, हम उसको फॉलो करते रहे, जिसकी मस्जिद में जाके पढ़े नमाज। मैं सिर्फ, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि हमारे सोशल प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी और रिलीजियस थॉट को निसाब के अंदर बंद करके रख दिया है। आपको जितनी, अगर आपने अल्लाह यानी अगर आपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को समझना है तो वो सीरतुन नबी पढ़ के इतनी समझ नहीं आएगी जितना आपको कुरान समझ आएगी। आपके कोर्स की बुक्स होती हैं, फिर गाइड बुक्स भी तो होती हैं ना। गाइड बुक कोर्स बुक तो नहीं होती। गाइड बुक का काम क्या होता है? हाँ, असिस्ट करती हैं आपको कोर्स की किताब पढ़ने में। तो तफसीर आपको कुरान का मतन समझने में असिस्ट करती है, कुरान के मतन का
को रिप्लेस नहीं करती। अभी मैंने तफसीर की बात की है, अब आ जाए तर्जमे पे। ठीक है, तर्जमे मुख्तलिफ अवेलेबल हैं। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान का बरेलवी तर्जमा है, मौलाना अशरफ अली थानवी का तर्जमा है, फ़तेह मोहम्मद जालंधरी का तर्जमा है, फिर सऊदी अरब के जो किंग फ़हद के छपे हुए तर्जमे हैं उनके अपने तर्जमे हैं, मौलाना मदूदी का अपना तर्जमा है, और सऊदी अरब में सबसे पॉपुलर इंग्लिश तर्जमा है अब्दुल्ला यूसुफ अली का। ठीक है, अब्दुल्ला यूसुफ अली की बायोग्राफ़ी पढ़ी किसी ने? इदारा तहकीकात इस्लामिक यूनिवर्सिटी वालों ने अब्दुल्ला यूसुफ अली की जो बायोग्राफ़ी है उसका उर्दू तर्जमा छापा है, सुकून की तलाश, वो ज़रूर पढ़िएगा। उसके फुट नोट्स में एक बड़ा दिलचस्प फुट नोट है कि अब्दुल्ला यूसुफ अली बज़ाते ख़ुद सूफिया पर ईमान रखने वाले थे, और उन्होंने जब ओरिजिनल तर्जमा कुरान लिखा था तो उनके फुट नोट्स भी उनके अपने थे। तो जा बजा उन्होंने अपने फुट नोट्स में औलिया कराम के और सूफिया कराम के हवाले दिए। जब उसको सऊदी हुकूमत ने छापा तो वो सारे सूफिया के हवाले निकाल दिए। अब जो ओरिजिनल अब्दुल्ला यूसुफ अली ने लिखा हुआ है, जो सऊदी अरब की बजाय बाहर के यूरोप से छपा है, उसमें सारे ओरिजिनल हवाले हैं। सऊदी अरब बजाते ख़ुद एक वहाबी स्कूल ऑफ थॉट के साथ हैं, वो नहीं मानते इन चीज़ों को, इसलिए उन्होंने इल्मी ख़यानत ये की कि अब्दुल्ला यूसुफ अली के वो फुट नोट रहने दिए जो उनके अपने स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक थे, और जिसमें सूफिया और औलिया कराम का जिक्र था कुरान पाक की आयात की तशरीह के हवाले से, वो सारे के सारे निकाल दिए। ये यानी वही बात है कि अब कुरान की एक आयत में अगर कोई चीज़ साबित भी होती है तो आप उसको टच इसलिए नहीं करना कि कहीं हमारा स्कूल ऑफ थॉट ख़राब ना हो जाए, उसको बिल्कुल मेंशन किए बगैर उसकी तफसीर सीधा गुजर जाना है। तो पहले तफसीर का मैंने स्टेटस आपको डिफ़ाइन कर दिया, अब तर्जमे का स्टेटस आपको बताता हूँ। बाइबल वगैरह किसी ने पढ़ी? बाइबल देखी किसी ने? किसी के क्रिश्चियन दोस्त हों या यहाँ कोई क्रिश्चियन है? अच्छा, बाइबल का मैं आपको बता दूँ, आप इंग्लिश में बाइबल के ट्रांसलेशन पढ़ लें और पाकिस्तान में उर्दू में अवेलेबल है। अब मैं थोड़ा सा तर्जमे को डिफ़ाइन इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ें शायद आपको बहुत जल्दी काम ना आए, मगर जब आप मेचोरिटी के लेवल पे पहुँचेंगे, जब आप अपनी फील्ड के अलावा अगर आपके ज़िंदगी में ये एम है कि मैं एज़ एन इंटेलेक्चुअल भी मशहूर हूँ ज़िंदगी में, तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे। अब बाइबल जो तर्जमे हैं बाइबल के उर्दू के, वो बनते इस तरह से हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कोई किताब नहीं दी, तो उनकी हयात के 100 साल के बाद मुख्तलिफ़ लोगों ने इंजील के नाम से नुस्खे लिखने शुरू किया। अब आज के दिन तक इंजील के, यानी उनके यहाँ 4 इंजीलें हैं जो शुरू में 177 के करीब थी। उन 4 इंजीलों के 200-250 साल के बाद वो एक्सेप्ट हुई कि हम इनको रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ 4 नुस्खे रखते हैं, क्योंकि उन 4 के ऊपर उनका इतना इख्तलाफ था कि वो मज़ीद इसको आगे एक पे नहीं लेके आ सके। ये जो 4 नुस्खे हैं इंजील के मौजूदा ईसाइयत में, इन 4 नुस्खों के 4,500 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप उर्दू में इंजील पढ़ते हैं ना पाकिस्तान में, तो वो उस ओरिजिनल की नकल नहीं होती, ये किसी अंग्रेज़ी तर्जमे का उर्दू तर्जमा होता है। और जो बाइबल का उर्दू तर्जमा होता है अंग्रेज़ी में, वो पहले एक पूरा बोर्ड बैठता है चर्च का, और उन 4,000 मुख्तलिफ़ तज़ादात और इख्तलाफात से भरपूर नुस्खों को अपनी अकल के मुताबिक डिसाइड करता है कि यहाँ ये गलती होगी तो शायद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा होगा। तो उन 4,000 नुस्खों से वो पहले अपनी पसंद का, अपनी अकल के मुताबिक एक नुस्खा तैयार करते हैं ग्रीक में, फिर उस नुस्खे को इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ। इसी तरह आप ईसाइयों में देख लें, कैथोलिक्स हैं तो उनके यहाँ 12 किताबों का फ़र्क है। वो कहते हैं ये 12 किताबें इल्हामी हैं, प्रोटेस्टेंट कहते हैं ये इल्हामी नहीं है। तो 2 मुख्तलिफ बाइबल्स वजूद में आ गई, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे यहाँ जो अगर आपने बाइबल पढ़नी हो उर्दू में, तो वो मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस हैं, और मुख्तलिफ ट्रांसलेशन मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करती हैं। जो यहोवा विटनेस होगा पाकिस्तान में, उसने अपनी बाइबल उठाई होगी जो उसके अपने स्कूल ऑफ थॉट के लोगों ने तैयार की होगी, और उसी की बेसिस के ऊपर वो क्रिश्चियनिटी डिफ़ाइन करेगा। जो प्रोटेस्टेंट है उसने प्रोटेस्टेंट बाइबल उठाई होगी और उसी के मुताबिक वो क्रिश्चियनिटी को एक्सप्लेन करेगा। जो कैथोलिक्स हैं पाकिस्तान के, आप कभी किसी कैथोलिक को प्रोटेस्टेंट बाइबल उठाए हुए नहीं देखेंगे,
क्योंकि बकौल उनके उन्होंने चर्च के बाज़ अक़ीदे को रिजेक्ट करने के लिए तर्जमे में तहरीफ़ की है, बकौल उनके। तो वो कैथोलिक वाले अपनी बाइबल उठाएंगे उर्दू में, तो उर्दू में भी बेशुमार वर्जन्स हैं, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि उनके यहाँ क्रिश्चियनिटी के यहाँ उनके ईमान की बुनियाद उनके तर्जमे पे है। कि अगर कोई प्रोटेस्टेंट कहे कि जो ये प्रोटेस्टेंट बाइबल लिखी हुई है कि मैं इसको गलत मानता हूँ और जो कैथोलिक है उसको सही मानता हूँ, तो प्रोटेस्टेंट अकीदे के मुताबिक वो प्रोटेस्टेंट नहीं रहेगा, वो कैथोलिक हो जाएगा। स्कूल ऑफ थॉट चेंज हो गया, ठीक है। अब मैंने सारी मिसाल आपको इसलिए दी है कि कुरान पाक के जो तर्जमे हैं उसकी आपको अहमियत समझा दूँ कि आप शुक्र करें कि शरीयत इस्लामिया में जो हमारी शरीयत है उसमें हमारे ईमान की बुनियाद कुरान पाक के मतन से मुंसलिक है, कुरान पाक के किसी तर्जमे से नहीं। अगर आप बहैसियत मुसलमान देवबंदी हैं मगर आला हज़रत का भी तर्जमा उठा के कभी पढ़ लें तो आप काफिर नहीं हो जाएंगे। मौलाना अशरफ अली थानवी का जो तर्जमा कुरान है वो उनकी अपनी समझ के मुताबिक है। तो मौलाना अशरफ अली थानवी का जो तर्जमा कुरान है वो आप मौलाना अशरफ अली थानवी की समझ पढ़ रहे हैं, कुरान की दी हुई अकल नहीं। तो जब आपने मतन समझना है तो उसके लिए बेहतरीन ज़रूरी है कि आप उस तर्जमे के साथ जिससे आपको ज़ाती उनसे मोहब्बत है उसको भी शामिल रखें, उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ तर्जमे पढ़ें और उसके साथ साथ आप तफासीर भी पढ़ें। उसकी मिसाल मैं आपको दे दूँ, सूरह बद्दुहा में है ववजदा का दौलन फ़ादा। अब उसका बाज़ उर्दू मुफस्सरीन ने तर्जमा ये किया है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कि आपको गुमराह पाया तो अपनी तरफ रा दी। दौल का मतलब गुमराह कर लिया, जैसे गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, तो लफ्ज़ वहाँ पे ये गुमराह का इस्तेमाल हुआ है। अब बाज़ स्कॉलर्स ने उसको आयत को ये तर्जमा किया कि आपको गुमराह पाया तो अपनी तरफ रा दी। लफ्ज़ एक ही है, ठीक है ना। अब जब आपने कुरान को समझना हो, कुरान को डिफ़ाइन करना हो, तो पहली बात तो यह है कि अक़ीदे इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक और इस्लामी आयात के मुताबिक नबी कभी गुमराह नहीं होता, ठीक है। नबी नबूवत से पहले भी मासूम होता है और नबी नबूवत के बाद भी मासूम होता है, ठीक है ना। दूसरी बात है लफ्ज़ दौल को अगर आप पढ़ें तो वो कई माना में हज़रत यूसुफ़ सूरह यूसुफ़ पढ़ लें कि ज़ुलेखा के मुतल्लिक़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से लिखा हुआ है कि वो उनकी मोहब्बत में गुम हो गई। वहाँ पे लफ्ज़ दाल यूज़ हुआ है, वहाँ पे बमाना गुम हो जाना, किसी की मोहब्बत में गुम हो जाना, ठीक है। अब दो तर्जमे आ गए, एक तर्जमा ये है कि इसका मतलब है गुमराह हो जाना, एक तर्जमा ये है कि किसी की मोहब्बत में गुम हो जाना। तो जब आप पूरे कुरान को पढ़ें, इस्लाम की तालीमात को पढ़ें, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अदब को पढ़ें, तो फिर बाज़ स्कॉलर्स ने ये तर्जमा किया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत में गुम पाया तो अपनी तरफ रा दी। मुराद यह है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले भी तो गारे हिरा में इबादत करते थे ना, तो अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत थी कि बज़रिया वही अपनी तरफ हिदायत कर दी। तो एक ही लफ्ज़ है, अगर आप एक तर्जमे पे अटक जाएंगे और उसी को कुरान का नेमुल बदल समझना शुरू कर देंगे तो आपकी हो सकता है अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो जाए कुरान की। तो इस्लाम में ये ख़ास बात है कि इस्लाम में हमारे अक़ीदे की बुनियाद कोई तर्जमा नहीं है। तर्जमा सिर्फ़ हमें असिस्ट करता है समझने के लिए, मगर तर्जमा हमारे अक़ीदे को तक़वियत नहीं देता, इस सेंस में कि तर्जमा हमारे ईमान को एक्सप्लेन करने में, उसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने में मदद देता है, मगर हमारे ईमान की बुनियाद कुरान पाक का मतन है, कोई तर्जमा नहीं है। तो अगर आपको कोई तफसीर पढ़ते हैं और कोई ख़ास तफसीर पढ़ लेते हैं अपने मसलक से हट के भी, तो आप के लिए नॉलेज के पढ़ने भी से ज़रूरी होगा। बस उसका ये होगा कि आपको अपने मसलक की, अपने स्कूल ऑफ थॉट की हदों का पता हो, आपको दूसरों की हदों का पता हो। और बाज़ का ये होता है कि किसी मसलक के किसी आदमी ने गुस्ताखी की होती है, तो हम कहते हैं जी उस मसले को हम इसलिए नहीं मानते कि उस आदमी ने गुस्ताखी की है। तो एक आदमी की गुस्ताखी की सज़ा पूरे मसलक को देना भी दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल उसी तरह कि अगर मगरिब में किसी ने बम फोड़ दिया किसी मुसलमान ने, और मीडिया कहता है जी मुसलमान सारे ही ऐसे होते हैं, तो जिस तरह एक बुरे मुसलमान के होने से सारे मुसलमान बुरे नहीं हो जाते, इस तरह किसी एक ख़ास मसलक में किसी ख़ास आदमी की बदनामी की वजह से वो मसलक भी बुरा नहीं हो जाता। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। ये है, इस तरह उन्मान परस्ती है, काबिलियत परस्ती नहीं। ये भी बड़ा सिंपल है कि अगर किसी के नाम के साथ डॉक्टर या अल्लामा ना लिखा होता हम उसकी बात ध्यान से नहीं सुनते।
इसलिए मजबूरन फिर लंबे चौड़े ज़रा बना सवार के अपने प्रोफाइल लिखना पड़ता है, जिस तरह आपके पास मेरा है, तो मजबूरी है। तो इंसान का ये है कि काबिलियत उसकी डिस्कशन से, उसके लेवल ऑफ नॉलेज से, उसकी मैच्योरिटी ऑफ थाट से पता चलती है। महज किसी के साथ टाइटल लग जाने से फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छा हो जाता है, मगर बाकी का इंप्रेशन जो है वो टाइटल का मोहताज नहीं होता। ठीक है, ब्रेक लेनी है? ब्रेक चाहिए आपको? नहीं, कुछ कह रहे हैं? हाँ कुछ कह रहे हैं ना। एक सेकंड इसको लीजिएगा, मैं अभी 1 सेकंड दे जाऊँगा, इसको आगे करें बस। अब ब्रेक के बाद आपको मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये अभी तक सारी थ्योरेटिकल डिस्कशन थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है, आप में से किसी ने ये किताब पढ़ी? ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है ये हम फिर ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मगर अभी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ आ जाएंगे, अब थ्योरेटिकल बातें नहीं होंगी। ठीक है, ब्रेक करना जा रहे हैं? कितनी देर? 15 मिनट की ब्रेक है, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। इसको बंद करना है। अच्छा, अभी ब्रेक से पहले सेशन शुरू करने के बाद ब्रेक से पहले कोई एक लफ्ज़ में बताएंगे कि हम किस मौजू पे बात करते हैं? शख्सियत और फ़िक्र, निसाब मज़हब का बताया। और मुझे एक रिक्वेस्ट मसूल हुई थी कि काइंडली टॉपिक पे बोलें, क्योंकि अक्सर को समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था और मुझे लगा वाकई समझ में नहीं आया। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक दी हैं वो आपको ज़िंदगी में बेशुमार जगहों पे काम आएंगी, मगर अगर अभी ब्रेक से पहले अगर मैं इसको प्रोफेशनली वन वर्ड में समराइज़ करूं कि हमने डिस्कस क्या किया है, तो हमने एज अ PR एक्सपर्ट प्रोडक्ट नॉलेज डिस्कस किया कि जब एज अ PR एक्सपर्ट आप या मार्केटिंग में या सेल्स में आप जाएंगे, तो पहले तो आपको अपनी शख्सियत का तो पता होना कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस फील्ड में, गलती से तो नहीं आ गए, जॉब नहीं मिल रही, किसी ने कहा सेल्स का है तो आ जाएं, तो बस इत्तेफाकन चल पड़े। तो क्लियर माइंडेड आदमी से लोगों को बात करना अच्छा लगता है, और क्लियर माइंडेड आदमी जिस प्रोफेशन में भी होगा उस प्रोफेशन में कामयाब होगा। तो जो पर्सनालिटी का हमने सारा चीज़ें डिस्कस की थी वो इसलिए की थी कि आपको अपनी थॉट की डेवलपमेंट के प्रोसेस का थोड़ा बहुत इल्म हो जाए, कि जब आपने अपनी शख्सियत के हवाले से कोई बात करनी है तो पहले ये पता हो कि आपकी शख्सियत में किस जगह पे खामी है या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एक बात। और उसके बाद जब हमने मज़हब के हवाले से डिस्कशन की या दूसरे सोसाइटी के हवाले से, तो उसमें भी प्रोडक्ट नॉलेज का था कि जब आप अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट नॉलेज को सोसाइटी में, तो जो रीज़न्स मैंने आपको बताई हैं ये वो रीज़न है जो आपको शायद कॉर्पोरेट लेवल पे ना मिले, मगर ये कॉर्पोरेट लेवल का पे जो बंदा होगा वो सोसाइटी में से ही तो आया होगा। तो जब उसके अंडर आप काम करेंगे या उसके साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस आपको हिट करेगा। अगर आपका बॉस आपके, वैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है आप, और आप जिसके अंडर काम कर रहे हैं उसका मसला कोई और है, और मैं अपना ज़ाती तजुर्बा शेयर कर लेता हूँ। मैं अपनी जॉब हिस्ट्री में एक ऐसे आदमी के अंडर काम कर रहा था जिसका मुझे पता नहीं था इसका स्कूल ऑफ थॉट क्या होगा। तो मैंने लेक्चर का उसको दिखाया कि मुझे दावतनामा आया और मैं यहाँ लेक्चर के लिए जा रहा हूँ, तो जो टॉपिक था लेक्चर का उसका स्कूल ऑफ थॉट उसके अगेंस्ट था। ठीक है, यानी वो बेसिकली कादियानियत के ऊपर एक डिस्कशन थी जिसमें एज अ गेस्ट स्पीकर मुझे बुलाया था, और वो खुद कादियानी था मेरा बॉस, तो मुझे नहीं पता। तो वो डिफरेंस बाद में फिर भुगतना भी पड़ा। तो जब आप अपनी जॉब में होंगे, जब आप एज अ PR सेल्स में, तो आप सिर्फ पब्लिक से नहीं इंटरेक्ट कर रहे होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप भी होगा मैनेजमेंट के साथ। तो जब सर्टन इश्यूज़ पे आप क्लियर होंगे तो आप अपनी जॉब को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी जॉब के हवाले से जो दीगर इश्यूज़ हैं उसको भी मेंटेन रख सकते हैं। तो सुबह से, यानी जब से सेशन स्टार्ट किया है और ब्रेक तक, अगर इसको समराइज़ करें, अगर आप लिखना चाहें, तो हमने प्रोडक्ट नॉलेज के हवाले से डिस्कशन की है। वो चूँकि जहन आपका इसलिए शायद बिखर गया कि जो एग्जांपल्स दी थी वो आपकी कोर्स से रिलेटेड नहीं थी। अगर मैं ख़ास मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को जहन में रख के उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट को डिस्कस करता तो शायद बात ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप तक पहुंच जाती।
मगर मेरा पर्पज़ ये था कि जो मैं केस स्टडीज़ रखूं वो ज़िंदगी में और जगहों पे भी आपके काम आ जाए, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड केस स्टडीज़ और इस तरह के बाकी मामला जो हैं वो आप उसके लिए आपके असातिज़ा आपके पास मौजूद हैं, तो उसमें रेपिटेशन हो जाएगा। अब ये मुझे बताइए, लेट्स से आपको पीपल पार्टी का PR एक्सपर्ट मुकर्रर कर दिया जाता, आप अब रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी को, जी आप करेंगे? जी आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, तो लेट्स से आप अब स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान पीपल पार्टी के, ठीक है? तो एज अ स्पोक पर्सन, एज अ मीडिया एक्सपर्ट, एज अ PR एक्सपर्ट आप क्या करेंगे? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी आपकी? पार्टी की गुडविल क्रिएट करना। पार्टी की गुडविल क्रिएट करना, ठीक है, और पॉजिटिव रेपुटेशन होगी, और तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में लोगों को इन्वॉल्व करना। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में लोगों को इन्वॉल्व करना। फवाद चौधरी का नाम सुना आपने? यस सर। वो क्या थे? सर वो पहले परवेज़ मुशर्रफ के साथ है, आजकल पीपल्स पार्टी का। हाँ, जब वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ है तो उनके TV इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे सुनिए, वो जितनी गालियाँ पीपल पार्टी को देते थे शायद किसी के पास उतना ज़ख़ीरा ना हो। यस सर। अब वो पीपल पार्टी में है, ये सब मूसा गिलानी के साथ होती है। अब वो जितनी तारीफ़ें उसकी करते हैं और जितनी गालियाँ परवेज़ मुशर्रफ को देते हैं शायद कोई ना दे रहा। तो ऐसे PR एक्सपर्ट से आप क्या तासुर लेंगे? यानी एक ऐसा PR एक्सपर्ट जो सिर्फ जिसको खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि ये बंदा मेरे लिए मुस्तकिल अच्छा है या मुस्तकिल बुरा है, और वो जॉब सर्चिंग टेक्निक्स के लिए जिस कंपनी को बुरा कहता है उसी कंपनी में जाके फिर वो जॉब शुरू कर देता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ PR एक्सपर्ट्स कंपनीज या जमातें वो खुद बदनामी का बायस बनती हैं। तो अब फवाद चौधरी के साथ हमारा जो ब्रेक से पहले का सारा एंटायर सेशन था उसको कंपेयर करें ना, तो मैसेज ये निकलेगा कि बिफोर यू एंटर इनटू सेलिंग, मार्केटिंग और PR बिजनेस, यू मेक श्योर कि व्हाट इज़ योर पर्सनल आइडेंटिटी, कि आप किसके साथ किस प्रोडक्ट को जेन्युइन समझते हैं, उसके लिए बैकग्राउंड उसकी रिसर्च करें। जॉब तो आपको मिल ही जाएगी, कई सेल्स एंड मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, वो अब कोई फ्रंट ऑफिस पे काम कर रहा है, कोई होटल लाइन में चला गया। जब उस रेलेवेंट प्रोफेशन में जॉब नहीं मिलती तो जिस प्रोफेशन में उनकी डिग्रीज़ हैं उस प्रोफेशन को छोड़ के वो किसी दूसरे प्रोफेशन में चले गए, तो जॉब तो मिल ही जाएगी। बट एक क्लियर माइंडेड सेल्स प्रोफेशनल होगा या मार्केटिंग का जो होगा, तो वो सिर्फ कंपनी के साथ, कंपनी के लिए इसलिए बायसे फ़ायदा होगा कि वो उसको सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ साथ शायद वो उसको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दें। जब ट्रस्ट लेवल कंपनी के साथ डेवलप होगा तो ये काम भी होगा। अब ये किताब किस किस ने पढ़ी है, कोई आइडिया? किसी ने पढ़ी है या देखी है? देखी भी नहीं? देखी भी नहीं? देखी है, अच्छा आपका जो, अब आप सेल्स एंड मार्केटिंग या PR के एक्सपर्ट हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि अपार्ट फ्रॉम कोर्स मटेरियल आप अपने आप को बाखबर भी रखें, ताकि आपने यहाँ से निकल के जिस सोसाइटी में जाना है आपको उसकी अप एंड डाउन्स का तो पता चलता रहे, ठीक है? नॉलेज की बात हुई थी, प्रोडक्ट नॉलेज की, तो आपने जिस सोसाइटी में जाके सेल करना है और जिस प्रोडक्ट या जिस कंपनी को भी रिप्रेजेंट करना है, तो आपकी सेंस ऑफ अवेयरनेस उस सोसाइटी के हवाले से और उस सोसाइटी में कितनी फोर्सेस हैं जो सोशल एटीट्यूड को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, उनसे आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब मैंने कहा था कि लेट्स अज्यूम कि आप पीपल पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, उनके मीडिया मैनेजर हैं, ठीक है ना? अब आपने उनकी एंटायर कैंपेन लेके चलनी है, तो अगर मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपेंगे तो मैं सबसे पहले ये करूँगा कि जिस पर्सनालिटी की बेस पे वो जमात है या जो हेड है उस पर्सनालिटी का, उसके अफकार और नज़रियात बड़ी अच्छी तरह से स्टडी करूँगा, और जो चीज़ मैं आपको आज अभी बता दूँगा, मैं दावा से कह सकता हूँ कि किसी को ज़रूरत नहीं हुई ये चीज़ें इंडिकेट करने की, और हैरान होते हैं लोग जब मैं इनको बताता हूँ कि इन किताबों में क्या है। ये ओरिजिनल इंग्लिश में आई थी और ये ग़ालिबन उनकी वफ़ात के बाद आई थी, और ये फिर उसका उर्दू ट्रांसलेशन हुआ था। तो उर्दू ट्रांसलेशन किसने किया, किसी के नॉलेज में? हाँ, जहांगीर बदर ने इसका उर्दू ट्रांसलेशन किया, ठीक है? अब एक कीजिएगा प्लीज। अच्छा है कि इसका दूसरा चैप्टर है,
दूसरे चैप्टर का उन्वान ये है, इस्लाम की दाखिली जंग, जमहूरियत बामुकाबला आमरीत, एतदाल पसंदी बामुकाबला इंतहा पसंदी। अब इस सेकंड चैप्टर में उन्होंने इस्लाम के हवाले से कोई डिस्कशन की है। अब देखें, अगर मैं पीपल पार्टी का मीडिया एडवाइज़र हूँ या मैनेजर हूँ, तो बेसिकली उनकी प्रोडक्ट क्या है पीपल पार्टी की? पीपल्स पार्टी की प्रोडक्ट क्या है जी? नहीं, उनकी प्रोडक्ट पीपल पार्टी की लीडरशिप है कि हमारे पास ये लीडरशिप है जिसका कोई नेमुल बदल और नहीं है पाकिस्तान में। और जब ये लीडरशिप के पास मसाइल आएंगे तो इस लीडरशिप के पास उन मसाइल को हल करने की सलाहियत है। तो पीपल पार्टी की जो प्रोडक्ट है वो उनकी एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स है, उनकी लीडरशिप है। बाकी जो चीज़ें भी हैं वो उनके डिफरेंट मैनिफेस्टेशन में आ रहेंगे, मगर कोर उनका लीडरशिप है, ठीक है। और अभी भी आप देखें तो सारा का सारा दारोमदार उनकी लीडरशिप पे है। पहले मोहतरम भुट्टो थे, अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो गई। इसीलिए मैंने इनकी लीडरशिप को एनालाइज करने का सोचा है कि जिसके मैसेज को लेके आप आगे चल रहे हैं उसके मैसेज के हवाले से हम देखेंगे कि क्या होगा। आवाज़ आ रही बहरहाल? ठीक है, आप इधर ही आ जाए, खैर कोई नहीं, देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें ख़ास चीज़ ये देखिए कि उन्होंने दो चीज़ें कंपेयर की हैं, जमहूरियत और आमरीत, और एतदाल पसंदी और इंतहा पसंदी। तो जिस चीज़ को उन्होंने प्रमोट किया है वो है एतदाल पसंदी, और जिस चीज़ को उन्होंने प्रमोट नहीं किया, या मैं अगर उनकी डेफिनेशन ऑफ इस्लाम से एग्री नहीं हूँ तो मैं क्या हूँगा? इंतहा पसंद। अब ये दो एक्सट्रीम उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया। अब उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी बात मानेंगे तो एतदाल पसंद मुसलमान होंगे, और अगर मेरी बात नहीं मानते तो इंतहा पसंद मुसलमान होंगे। अब आगे चलेंगे। पहला क्लेम इन्होंने अपनी किताब में ये किया है कि शरीयत इस्लामिया साबिका शरीयतों की नासिख नहीं है, यानी जब इस्लाम आया तो उसने पहले से मौजूद मज़ाहिब की जो शरीयतें थीं उसको कैंसिल नहीं किया, और ना ही इस्लाम अपनी फितरत में जूज़ एंड क्रिश्चियन के फेथ से बेहतर है। समझ आई? है? यानी इस्लामिक लॉ जो है, इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ जो है, ये जूज़ एंड क्रिश्चियन के कोड ऑफ लाइफ से बेहतर नहीं है। अगर आप इस्लाम को एज अ वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करती हैं और पाकिस्तान में कोई जू या क्रिश्चियन अपने क्रिश्चियनिटी को एक्सरसाइज करता है, तो इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर आप क्रिश्चियन भी हो तो इट डजंट मेक एनी बिग सेंस। क्रिश्चियनिटी में भी वही है जो इस्लाम में है, इसका ये मतलब है। ठीक है, ये पहला दावा है उसका, क्लिक कीजिएगा। और इसकी स्टेटमेंट वो पहले मैंने आपको समराइज़ कर दिया। इसकी स्टेटमेंट, कुरान मजहबी कसरियत की हमायत करता है। यहूदियत और ईसाईयत जैसे गुज़श्ता मज़ाहिब की शक्ल में नाजिल आने वाले अहकामात को मनसूख करना या इन पर फ़ौक़ियत हासिल करना इसका मकसद नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने बाइबल पढ़ी हो आज की, जिसको फॉलो करके क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियंस कहलाते हैं, उसमें अगर बंद कर दें, चलिए बहरहाल ये मैं आपको एक ही दफ़ा समराइज़ कर देता हूँ बजाय पॉइंट बाय पॉइंट जाने के। आप आगे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, सेकंड इनकी स्टेटमेंट ये है मोहतरमा की इस किताब में कि निजात पाना है, रोज़े क़यामत, जन्नत में जाना है, तो इसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई ज्यू है, कोई क्रिश्चियन है, तो वो भी जन्नत में जा सकता। ठीक है, तो इसको आगे कीजिएगा स्टेटमेंट को। अब ये उनकी किताब की कोटेशंस हैं। ठीक है, उसमें ये फरमाती हैं, कुरान महज दीगर अदयान से रवादारी बरतने की तबलीग नहीं करता, बल्कि ये भी तस्लीम करता है कि तमाम वादानियत परस्त मज़ाहिब निजात का बायस हो सकते हैं। और फिर आगे एक और पेज पे कहती हैं कि इस्लाम का दावा नहीं है कि सिर्फ़ इस्लाम ही निजात का वाहिद रास्ता है। ठीक है, इस्लाम के मुताबिक, यानी मोहतरमा की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, इस्लाम ये कहता है कि अगर किसी ने जन्नत में जाना है, किसी ने खुदा की रज़ा और खुशनुदी को पाना है, तो कुरान और इस्लाम ये कहता है कि आपका मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप यहूदी हैं तब भी ये काम कर सकते हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं तब भी ये काम कर सकते हैं।
मैं तो आपको उनकी बात सुना रहा हूँ, मैं अपनी ठीक है। आगे चलिए, अभी सुनती है इस किताब में लिखा गया है। अच्छा, इस्लामी नुक्ता नज़र से वो फरमाती है मोहतरमा कि इसको बंद ही कर दें यार, मैं वैसे ही बोल लूँगा, फिर इंटरप्शन बहुत होगी। अच्छा, इस्लामी नुक्ता नज़र से रोज़े क़यामत जज़ा और सज़ा का फ़ैसला अमाल की बुनियाद पर होगा, ईमान की बुनियाद पर नहीं। इसका क्या मतलब है? जी सॉरी, ये बुक में मेंशन, मैं आपको साथ साथ कोटेशन भी तो दिखा रहा हूँ, ये बुक के अंदर की कोटेशन है। अब ये मैंने आपको एक स्लाइड दिखा दी ना, अब इसके बाद इसकी मैं कोटेशन आपको दिखाता हूँ बुक के अंदर जो मेंशन है। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें या उर्दू में पढ़ना चाहें, इसका इस कोटेशन का मतलब क्या, आप इसकी कोटेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। हाँ, ये बुक की कोटेशन है कि इस्लाम के मुताबिक मुसलमान, यहूदी, ईसाई और वो सब जो खुदा पर यकीन रखते हैं, इनसे दुनिया में इनके इंसानी तर्ज अमल के मुताबिक खुदा हिसाब लेगा और इस दीन की बुनियाद पर नहीं जिस पर वो कारवन है। इसका मतलब है रोज़े क़यामत अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं बहुत ही बादामाल हूँ तो मैं जाऊँगा दोज़ख में, और अल्लाह ताला के सामने अगर कोई ईसाई आता है, यहूदी आता है, तो उसके अमाल अच्छे थे दुनिया में तो वो जाएगा जन्नत में। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? मतलब एक जन्नती होने के लिए या जन्नत का हकदार होने के लिए आपको मुसलमान होना या इस्लाम कबूल करना वो लाजिम नहीं है। लाजिम सिर्फ ये है कि आप अच्छा क्या करते हो। अगर आप ज़्यादा अच्छा करते हो तो आप जन्नत के हकदार। अच्छा इंसान होना ज़्यादा ज़रूरी है, मुसलमान होना ज़रूरी, पहले अच्छा इंसान बेहतर ये मतलब मुसलमान होकर बदअमाल होने से बेहतर है कि आप मुसलमान हो लेकिन आपके अमाल और आपके जो भी एक्शन या जो भी मतलब दुनिया में काम करें वो ज़्यादा बढ़ते रहें इन ऑर्डर टू गो टू जन्नत। एग्जैक्टली, ये तो है इनका नुक्ता नज़र। इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है? ईमान की सिफतें हैं दो, ईमान को पर्सन ईमान को जुम्मन, ये अल्लाह पर यकीन, अल्लाह के फरिश्तों पर यकीन, रसूलों पर यकीन, किताबों पर यकीन, आखिरत पर यकीन और मरने के बाद दोबारा सज़ा होने पर यकीन। चलिए इस्लाम का बेसिकली नुक्ता नज़र। उसके बाद अल्टीमेट रूट ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, इनका ये मतलब ये है ताकि हम इधर ही ना फंस के रह जाएं। इन कोटेशन का मतलब जो अंदर की बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस्लामिक थियोलॉजी ये है, अगर आप सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ लें, ठीक है, सूरह मोहम्मद पढ़ लें, सूरह आल इमरान पढ़ लें, सूरह माइदा पढ़ लें, सूरह निसा पढ़ लें, ठीक है, जा बजा कुरान पाक में इरशाद है कि इस्लाम का जो निजात है ना उसकी बुनियाद ईमान पर है, अमाल पर नहीं। नंबर एक बात, रोज़े क़यामत अगर अल्लाह ताला की बारगाह में कोई ऐसा मुसलमान पेश होता है जिसके अमाल बद थे तो उसको उसके बदअमाली के सबब से दोज़ख में भेजा जाएगा, मगर बिल आखिर कलमा पढ़ने की वजह से, ईमान रखने की वजह से वो अपनी सज़ा पूरी करके जन्नत में जाएगा। नंबर एक बात। नंबर दो, ये पूरी इस्लामिक थियोलॉजी है। अब रहा क्या, एक आदमी का ईमान नहीं है इस्लामिक थियोलॉजी के ऊपर मगर अमाल उसके अच्छे हैं, उसका क्या होगा? तो सूरह मोहम्मद आप पढ़ लीजिए घर जाके, उसमें जा बजा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काफिरों से मुखातिब होके कि अगर ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान नहीं लाते तो इनके अमाल गलत जाएंगे। देखें ना, अच्छा क्या अमल है और बुरा क्या अमल है, तो अच्छाई बुराई को इवेलुएट करने के लिए कोई क्राइटेरिया तो चाहिए ना। ये क्या बात हुई, अब अगर आप वेस्ट में चले जाएं तो होमोसेक्सुअलिटी तो अलाउड है, खुद क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के अंदर अलाउड है, कुछ साल पहले उनके यहाँ बैन थी, ठीक है ना। हमारे यहाँ परमानेंट वैल्यू है, हमारे यहाँ बैन है। तो इस्लामिक थियोलॉजी ये है कि रोज़े क़यामत जो अमाल का, जो ईमान रोज़े क़यामत फ़ायदा देगा आपका, कि अगर आपके अमाल में कमी बेशी होगी उसकी सज़ा मिलेगी। फिर रोज़ शिफात का कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट भी इसमें ऐड कर लें। ये थॉट पैटर्न क्यों प्रमोट हो रहा है, उसकी बेसिक वजह ये है, जब आप, ये मैं आपको कोटेशन दे रहा हूँ सैम्पल के तौर पे, अब सजेस्ट कि आप ये अगर पढ़ सकते हैं तो इसको ज़रूर डिटेल से पढ़िएगा। अब ये देखिए उसमें इन्होंने लिखा है जो अल्लाह ताला के एक होने पर ईमान रखते हैं, शर्त ये है कि अल्लाह ताला के एक होने पर ईमान रखें और अच्छे अमाल करें। ये स्टेटमेंट इतनी पॉपुलर क्यों है, उसकी एक मेन वजह ये है कि इस स्टेटमेंट के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मेंशन नहीं है। तो मगरिब को ये है कि
क्रिश्चियन भी एक खुदा पर ईमान रखते हैं और मुसलमान भी एक खुदा पर ईमान रखते हैं, तो ये होगी कॉमनैलिटी, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है बिटवीन इस्लाम एंड अदर रिलीजन? डिफरेंस होली प्रॉफिट की प्रॉफिटहुड है। बुखारी शरीफ में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्कुम बैन नास के, ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान फ़र्क हैं, क्राइटेरिया हैं हक़ और बातिल के दरमियान। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के तौहीद और वहदानियत में क्या फ़र्क है कि वहदानियत कहते हैं एक होने को, तो अल्लाह के वाहिद होने को क्रिश्चियन भी मानते हैं, ज्यूज़ भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, मगर तौहीद तब बनती है वहदानियत जब वो होली प्रॉफिट की एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट करें कि क्रिश्चियन कहते हैं खुदा एक है, मगर उसमें फिर कहते हैं वो एक में तीन है, ट्रिनिटी आ गई, फादर सन एंड होली गोस्ट। मुसलमान कहते हैं ये इंटरप्रिटेशन काबिल कबूल नहीं है इस्लाम के नुक्ता नज़र से, सूरह निसा में रिजेक्ट कर दी। अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ीदा वहदानियत को एक्सप्लेन किया, तो वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सेप्टेड डेफिनेशन एक्सेप्ट करेंगे तो वहदानियत तौहीद में बदलती है। तो अगर आप इस्लाम से होली प्रॉफिट की प्रॉफिटहुड निकाल लें तो पीछे बचता कुछ नहीं है, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट हैं वो थ्रू होली प्रॉफिट ही आप तक ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है ना। अब ये इसलिए पॉपुलर है कि ये वो इस्लाम है जो वहाँ का इम्प्लीमेंटेड है, जो वो चाहते हैं कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड हो, रवादारी के नाम पे, टॉलरेंस के नाम पे। अगर मैं कहता हूँ कि होली प्रॉफिट की प्रॉफिटहुड को एक्सेप्ट किए बगैर आप जन्नत में नहीं जा सकते, तो मैं क्या बना इनके मुताबिक? इंतहा पसंद। और अगर मैं अपने इस राइट को जाने दूँ और होली प्रॉफिट को इस्लाम से निकाल लूँ तो मैं फिर इत्तेदाल पसंद बन जाता हूँ। यानी ये सडन थॉट पैटर्न है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि मोहतरमा को ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम डिलीवर किसने की? मैं उनके सोर्स ऑफ नॉलेज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि ये अंडरस्टैंडिंग उनके पास आई कहाँ। तो उसके दो सोर्सेज मैंने इंडिकेट किए। एक तो अगर आप क्रिश्चियन मिशनरीज़ की पुरानी किताबें पढ़ें तो कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत है कि जो कोई साबी यहूदी खुदा पर ईमान लाएगा और अच्छे माल करेगा वो बख्शा जाएगा। तो एक उस आयत को बुनियाद बनाकर बाज़ ईसाई मुस्तशरिकीन ने और ओरिएंटलिस्ट ने ये अटैक किया था इस्लाम पर कि जन्नत में जाने के लिए हमें हुजूर को या होली प्रॉफिट को प्रॉफिट मानना ज़रूरी नहीं है, हम अपनी फेथ के मुताबिक अकॉर्डिंग टू कुरान जन्नत में जा सकते हैं, तो हमारा मुसलमान होना भी ज़रूरी नहीं है। तो ये ओरिएंटलिस्ट की थॉट पैटर्न है जिसको मोहतरमा ने ऑक्सफोर्ड में अपनी तालीम के दौरान पढ़ा और वहाँ तक पहुँचाया। और दूसरा दिलचस्प नाम जो उन्होंने मेंशन किया ख़ास तौर पे कि इस किताब में इस्लामिक थियोलॉजी को इवेलुएट करने में उस शख्स ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। क्या नाम हो सकता है जी? गुलाम अहमद। और कोई नाम, कोई आइडिया लगाएं? कौन आदमी हो सकता है जिसने मोहतरमा की इस थियोलॉजी को अप्रूव किया और उनको कहा कि दिस इज़ व्हाट इस्लाम इज़? जी, हुसैन कानी जो हमारे एम्बेसडर हैं पाकिस्तान। तो बहरहाल ये मैं आपको थोड़ा सा इसलिए दिया है कि इन बातों के जानने के बावजूद जब मैं अपनी प्रोडक्ट नॉलेज पे रिसर्च करूँगा। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? इस्लाम में ऐसे वाक़यात हैं कि नॉन मुस्लिम ने कोई अच्छे काम किए तो वो जन्नत नहीं, कोई जन्नत में एक भी नहीं है। सर ऐसे मशहूर वाक़या कौन? जो नॉन मुस्लिम का बेटा सर रमज़ान में कुछ खा रहा था, हाँ, तो उसने अपने बेटे को मारा। हाँ, मुसलमानों का मुकद्दस नहीं है तो इसलिए खा रहा हाँ, तो उस ईद पे उसे जन्नत नहीं, कुछ नहीं जन्नत। ये बचपन से इस्लामिक थ्योरी बिल्कुल क्लियर है कि देखें क्रिश्चियनिटी के मुताबिक जब तक आप क्रिश्चियन थियोलॉजी पे अमल नहीं करते आप जन्नत में नहीं जा सकते। अब मैं आपको एक मेन डिफरेंस बता दूं। अगर आप कहते हैं ना खुदा तीन है, या क्रिश्चियन थियोलॉजी में यह है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं वो खुदा थे, खुद खुदा थे। कुरान के मुताबिक जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा करें वो काफिर हैं, ठीक है ना। तो जो क्रिश्चियनिटी का फेथ है वो इस्लाम में कुफर है, तो काफिर जन्नत में नहीं जा सकते। बड़ी क्लैरिटी। पर प्रॉब्लम ये है कि अच्छा इसमें मौलाना अय्याज़ ज़हीर हाशमी साहब हैं जो पीपल पार्टी के नुमाइंदा मौलवी हैं, और उन्होंने कहा है, जहांगीर बदर ने कहा है कि मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कड़ी निगाह रखी और इसमें इस्लामिक थियोलॉजी के इर्द गिर्द कुछ होना नहीं दिया। तो मैं उस पर तबसरे में लिखा था, मैंने कहा अभी कड़ी निगाह रखी है तो रिसालत मोहम्मदी निकाल दिया, कि ढीली होती तो शायद तौहीद भी निकाल देता, ठीक है। अब ये है कि जब आप किसी भी, ये भी प्रोडक्ट नॉलेज के हवाले से बात कर रहा हूँ, मगर ये है कि जब आप किसी जमात के साथ भी अटैचमेंट रखते हैं तो आपकी जिसके साथ भी अटैचमेंट हो, जॉब के हवाले से, किसी कंपनी में काम करें, किसी सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ काम करें, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करें,
तो अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को बड़ी केयरफुली इवेलुएट करें, क्योंकि हो सकता है वो उसमें ऐसी चीज़ें निकल आएँ जो बजाते खुद आप एक्सेप्ट ना करें। अब इसमें मैं वकील साहब के साथ बैठा हुआ था चाय पे, तो एक चीज़ डिस्कस की। अब आपने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है, इंट्रोड्यूस करवाना है। अब है नवाज़ शरीफ की पार्टी, आपने नवाज़ शरीफ ज्वाइन कर ली मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, और आपके मिसाल दे रहा हूँ मैं, अपोजिट पावर्स की बता रहा हूँ कि आप एक अपोजिट पोजीशन को ग्रो कर लेते हैं। या मैं आपको थोड़ी सी प्रोफेशनल मिसाल देता हूँ। लेट्स से आपने मैरियट ज्वाइन कर लिया एज अ मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, आपका कंपटीटर कौन होगा? सरीना होगा। अगर मैं सरीना जाता हूँ रेगुलरली, मैं वहाँ के कमरे में ठहरता हूँ, तो मुझे कैसे कन्विंस करेंगे कि मैं सरीना को छोड़ के मैरियट में आऊँ? जी, किस वजह से बेहतर हो? सर्विसेज बेहतर है। तो मैं जो डिसीजन करता रहा हूँ सरीना जाने का, तो इसका मतलब मेरा डिसीजन ख़राब था। आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने गलत डिसीजन किया? क्या करेंगे? आप अपने डिसीजन से अच्छे डिसीजन का नॉलेज हिसाब से बता रहा हूँ, ये सर्विस उससे भी अच्छी हैं, आप कुछ कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बनाएंगे अपनी। सर दोनों को कंपेयर करेंगे, बताइए सरीना में ये इस तरह हो रहा है, मेरिट में इस तरह हो रहा है, सर दोनों को कंपेयर करके उनका डिफरेंस आपको बताएंगे कि आप बेहतर आपकी नज़र में कौन से आप उसको। जब आप मार्केट में होंगे, अब आप दोनों मिसालें इकट्ठी ले लेता हूँ, प्रिंसिपल एक बता देता हूँ आपको। अगर आपने नवाज़ शरीफ ज्वाइन की है और अपोजिट पार्टी आपकी क्या है? ये है ना। अगर आपने मैरियट ज्वाइन किया तो कंपटीटर कौन है? सरीना। तो जब आप मार्केट करेंगे अपनी प्रोडक्ट को एज अ गुड PR एक्सपर्ट, तो अपनी प्रोडक्ट की खूबियाँ बताएंगे, उसको दूसरी प्रोडक्ट की खामियों से कंपेयर ना करें। क्यों? अगर मैं सरीना जा रहा हूँ और आप बता रहे हैं कि मैं सरीना इसलिए ना जाऊँ कि ये सर्टन एरियाज़ में है, तो उसका मतलब है कि आप इंडिकेट ये कर रहे हैं फ्रॉम द सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि मैंने कुछ गलत डिसीजन किए थे, और अब बाहर से आके आप मुझे करेक्ट कर रहे हैं कि अब सर आप ऐसे डिसीजन ना किया करें, आप ऐसे ही किया करें, ठीक है ना। दे आर सर्टन क्लाइंट्स, वो ये बिल्कुल पसंद नहीं करते, और एक तरह से ये सेलिंग कैरियर को किल करने के मुतरादिफ होता है। किसी कंपटीटर की खामी आपकी खूबी नहीं बन सकती। अगर हम नवाज शरीफ में हैं तो पीपल पार्टी के ख़राब अमाल या उनकी जो प्लानिंग है उसके नकाइस वो मुस्लिम लीग नून की खूबी नहीं बन सकती। मुस्लिम लीग नून की या मेरिट की खूबी क्या होगी कि आप अपनी प्रोडक्ट के फ़ायदे गिनवाएं, ठीक है ना। अब जब मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं सोफ़ा बेचने आया हूँ और आप ऑलरेडी सोफ़े पे बैठे हुए हैं और मैं कहूँगा सर ये सोफ़े में देखें ये नुक्स हैं, ये ख़राब है, ये ख़राब है, तो आप ये ले लें, ठीक है ना। तो उसकी डिसीजन पावर को क्वेश्चनेबल बना के और उसके ख़रीदे हुए सामान को या उसकी चॉइस को नुक्स में डाल के तो आप अपनी सेलिंग करेंगे, ख़राब करेंगे। सेल्स में जो हमने भी सीखा है और जो हमने भी पढ़ा है कि आप उसके डिसीजन को अप्रिशिएट करें कि सर आपने जो उसका डिसीजन लिया इट वाज एक्सीलेंट, दिस इज़ अ परफेक्ट थिंग, बट दे आर अ बेटर ऑप्शंस। आप उन बेटर ऑप्शन को डिस्कस करने के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट की खूबियाँ बता दें। अक्सर प्रॉब्लम PR एक्सपर्ट का ये होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट की खूबियाँ याद रखने की बजाय अपने कंपटीटर की खामियों को ज़्यादा डिटेल से स्टडी करता है, ठीक है ना। अब पीपल पार्टी किसी बंदे को ये नहीं पता होगा और मुस्लिम लीग को वैसे नहीं पता होगा, इसलिए कि उनमें पढ़ने की आदत नहीं है और दोनों तरफ एक ही मामला है, ठीक है ना। तो इसलिए इधर का बंदा उधर भी एडजस्ट हो जाता है और उधर का इधर भी हो जाता है, तो इक्वल पैरेलल है ना। इसलिए कई लोग ऐसे हैं जो मैरियट में काम करते थे सेल्स एंड मार्केटिंग में, वो बाद में जाके अच्छी सैलरी पैकेज पे सरीना वालों ने उठा ली। जो कल ख़राब था आज अच्छा हो गया, ठीक है ना। तो मैंने अगर किसी ऐसे मैनेजर से जो मैरियट में था और उसके कहने पे मैं मैरियट जाना शुरू कर दूं, मुझे पता चले बाद में जाके कि वो सरीना ज्वाइन कर गया, तो मुझे कितना गुस्सा है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग और PR का ये है कि प्रोडक्ट नॉलेज पे जो इतनी डिटेल से डिस्कशन हो रही है, हो सकता है इसको आपको लिंक करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाए क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। मगर मैंने केस स्टडीज़ आपको इसलिए दे दी हैं कि प्रोफेशनल केस स्टडीज़ भी हैं। मुराद ये है कि जब आप प्रोडक्ट नॉलेज में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होंगे ना डे 1 से, तो आप अपनी प्रोडक्ट की क्लैरिटी और फिर आपकी कम्युनिकेशनल क्लैरिटी कि जो आदमी आपसे बात कर रहा है वो आपको बहैसियत इंसान, बहैसियत प्रोफेशनल पसंद भी करे। सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की बेहतरी और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को प्रमोट करने से भी कोई सेलिंग नहीं होती PR के हवाले से। जो कस्टमर्स हैं बेसिकली हमारे यहाँ इस्लामाबाद क्लब में, मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हूँ, हमारे यहाँ गेस्ट सेटिस्फेक्शन को डील करने का एक तरीका बताया जाता है। अगर आप इस्लामाबाद क्लब में तशरीफ़ लाएँ खाने के लिए
मैं अगर वेटर हूँ तो मुझे बताइए कि मैं आपकी गेस्ट सेटिस्फेक्शन को कैसे डिफ़ाइन करूँ कि मुझे तसल्ली हो जाए कि आप मुतमईन हो गए। मुझे कौन सा क्राइटेरिया अडॉप्ट करना चाहिए? जी, स्माइल होगी, गेस्ट के लेवल पे आके बिहेवियरल रिसर्च है। अब जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है और जो कस्टमर सर्विस के जो नए कॉन्सेप्ट हैं, पहले ये होता था कि आप अपनी कंपनी में एक सर्टन लेवल ऑफ सर्विस सेट कर लेते हैं, उसके मुताबिक आप गेस्ट को डील करना शुरू कर देते हैं। अब आपके रूल्स एंड रेगुलेशन तो एक जगह सेट हैं, लोग तो एक जगह पे नहीं है, कोई अप एंड डाउन के तबीयतों के मुख्तलिफ मालिक हैं। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्टाफ या कंपनी डिफ़ाइन नहीं करती। हमारी इंस्ट्रक्शन ये होती है कि आप देखें कि कौन सा काम करने से ये सेटिस्फाई हो रहा है। हो सकता है एक कस्टमर पे आपको 80% एनर्जी स्पेंड करनी पड़े और दूसरे पे सिर्फ 10%। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर बेसिकली सेटिस्फेक्शन बेस करती है उसके रवैये के ऊपर, उसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स के ऊपर। तो वो कस्टमर डिफ़ाइन करता है। ठीक है जी, आप कुछ करना है? सर, इस्लामाबाद क्लब की आप बात कर रहे हैं कि अगर हम वहाँ पर अगर डिनर करने जाते हैं जी नहीं, तब कि आप जीन्स की पहनेंगे, कोट पहन के आएंगे के बाद? आप देखें ना, आप मस्जिद में निकर पहन के तो नहीं जा सकते नमाज़ पढ़ने। सर्टन एरियाज़ है, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है ना। आप आर्मी के मैसेज में तो ये चले चीज़ होती है। मैं गुजारिश करता हूँ ना, उसमें जब आप किसी जगह जाते हैं, ठीक है ना, तो उसके सेट प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है ना। उन सेट प्रोसीजर्स के अंदर रह के, वो तो आपको भी पता है, ठीक है ना, उस सेट प्रोसीजर्स के अंदर रहते हुए आपको सर्विस देनी होती है। वो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है तो आपको अंदर नहीं आने देंगे। अगर आप किसी का गेस्ट बन के आप भी गए हैं, या बाज़ का मेंबर किसी का गेस्ट कार्ड मिसयूज़ करते हैं, अगर आप अंदर आ भी गए हैं और आपको सर्विस नहीं मिलती जब तक आप कार्ड नहीं दिखाएंगे, तो आप ये नहीं कह सकते सर्विस स्टैंडर्ड ख़राब है, ठीक है ना। तो सर्टन पैरामीटर्स के सेट पैरामीटर्स के अंदर, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसके अंदर रहते हुए जब आप सर्विस करते हैं तो उस सर्विस में जो गेस्ट सेटिस्फेक्शन है वो गेस्ट डिफ़ाइन करता है, कस्टमर डिफ़ाइन करता है, कोई और नहीं। जिस तरह वीज़ा लेने जाते हैं पासपोर्ट का, ठीक है ना, तो वो आपको पता है कि मैंने वीज़ा लेना है तो किस खिड़की पे जाना है, कौन कौन से प्रोसीजर से गुजर के जाना है। तो आप प्रोसीजर्स अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उनसे ये नहीं कह सकते जी मैं बाहर खड़ा हूँ, बाहर आके मुझे वीज़ा दे दें, नहीं। कस्टमर सर्विस उसमें ये होगी कि जो आदमी उस वक़्त आपको एंटरटेन कर रहा है, ठीक है ना, वो स्माइलिंग फेस के साथ है या नहीं है, यानी जो एग्रीड पैरामीटर्स हैं उसके अंदर जो ट्रांसफ़र ऑफ क्या लें परसेप्शन है वो फ्रेंडली है या नहीं है, बस सिंपल ही है उसका। ये क्लियर हो? ठीक है, इसमें कोई अच्छा जी, किसी ने तहरीक इंसाफ में जाना है जी? अच्छा जी, मैं 5 मिनट इसको वाइंड अप कर देता हूँ, फिर अगर आपका कोई सवाल है तो फिर सवालों की शक्ल में मुझे ज़्यादा बेहतर पता चल सकेगा आप किस एंगल से स्टडी करना चाह रहे हैं। इमरान खान का स्पिरिचुअल मेंटर कौन है? स्पिरिचुअल मेंटर, उसका पीर कौन सा है जिससे वो रिलीजियसली वो किससे इंस्पायर्ड है? पता नहीं कौन है। अब ये मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अच्छी बात है आप अपने कोर्स की किताबें पढ़ें, स्टडी करें, मगर जो टाइम आप एंटरटेनमेंट में गुजारते हैं, ये ना हो कि जब आप डिग्री लेके मार्केट में आएँ तो मार्केट आपसे नॉलेज के हवाले से बहुत आगे जा चुकी हो और आप फिर ज़ीरो से स्टार्ट करें। तो मार्केट के साथ कम से कम इन टच रहना की आदत ज़रूर डालिए। कौन है इनका जो स्पिरिचुअल मेंटर है? वो एक बाबा जी हैं जिसके पास इनकी वालिदा जाती थी, ठीक है ना। अब मैंने ये सवाल रेज़ किया कि इन्होंने किसी स्कूल ऑफ थॉट के किसी स्कॉलर को मेंशन करने की बजाय बाबा जी को क्यों मेंशन किया? तो रीज़न बता सकते हैं? तहरीक इंसाफ का जो PR एडवाइज़र है बहुत अच्छा समझदार है। मैं आपको समझदारी की एक मिसाल दे रहा हूँ। उसकी मेन रीज़न ये है कि जब आप एज अ लीडर किसी जमात के, अपने किसी स्कूल ऑफ थॉट के किसी आलिम को डिक्लेयर करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे तो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट वाले आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। इसलिए आप किसी ऐसे बाबा जी को मुंतखब कर दें जिससे किसी को क्रैश ना हो, सबके लिए दरवाजे खुले हों।
ठीक है। खुतबात इकबाल किसने पढ़ी? ये डॉक्टर जावेद इकबाल ने इल्लामा इकबाल के खुतबात इकबाल को सिंप्लीफाई किया मज़ीद। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से बाज़ का छुपे छुपे अंदाज से इन पे भी डिटेल डिस्कशन हो सकती है, मगर ये सिर्फ थोड़ा सा एक हिंट दे के मैं फिर रख दूँगा। इस किताब को कंपाइल करने में और रिसर्च में असिस्ट करने के लिए डॉक्टर जावेद इकबाल के पास थे सुहेल उमर साहब। अब सुहेल उमर इकबाल एकेडमी के आज के दिन तक चेयरमैन कह लीजिए या उनके जो करता धरता है। अब उन्होंने कमाल क्या किया है कि खुतबात इकबाल में इल्लामा इकबाल के खुतबात को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, जब भी डॉक्टर जावेद इकबाल को इस्लामिक हवाले से असिस्टेंस की ज़रूरत हुई तो सुहेल उमर ने सिर्फ 2 कमेंट्रीज़ उनको दी, एक तफ़हीमुल कुरान और एक मारिफुल कुरान। इसलिए कि वो बज़ाते ख़ुद सुहेल उमर देवबंदी भी हैं और जमात इस्लामी से भी ताल्लुक़ है। तो अब उन्होंने इल्लामा इकबाल की सारी फ़िक्र को जमात इस्लामी की तफ़हीमुल कुरान में और देवबंद मसलक में उसको इम्प्रेशन ये क्रिएट किया कि हमारे स्कूल ऑफ थॉट के ही स्कॉलर्स हैं जो इल्लामा इकबाल के मैसेज को आगे कैरी करने की सलाहियत रखते हैं, और किसी स्कूल ऑफ थॉट के स्कॉलर्स में ये ग्रिप और समझ नहीं है। ठीक है ना? नहीं, ये नहीं कहना चाहिए, बस ठीक है, अपने अपनी खिदमत का तरीका होता है। अब ये किसी ने पढ़ी है दुख्तर मशरिक? अच्छा, एज अ PR एक्सपर्ट आप ये काम कर सकते हैं कि अपने सब्जेक्ट पे किताबें पढ़ने की बजाय आप बायोग्राफीज़ पढ़ा करें। ये सिर्फ एक ख़ास वाक़या आपको बताने लगा हूँ जिस पे बड़ा दिलचस्प वाक़या है, और वो ये है कि दुबई में थे मोहतरमा आसिफ जरदारी साहब के साथ उस वक़्त। खैर, तो ये सब्ज़ी काट रही थी, ठीक है ना? तो सब्ज़ी काटते काटते अचानक इनको नाइफ़ लगा, छुरी लगी, तो खून निकल आया थोड़ा सा। तो अंदर से जरदारी साहब बड़ी फ़िक्र में, देखा तो बड़ी फ़िक्र में गए, अंदर गए, फ़ौरन पट्टी लेके आए। तो होंठों से उनका वो जो उंगली थी वो चूस के ज़रा खून बंद किया, फिर मरहम पट्टी लगाई। तो मोहतरमा के अल्फाज हैं कि पहली दफ़ा मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी की अपनाइयत में हूँ, और ये वो वक्त था जब तक उनके 2 बच्चे हो चुके। समझ आइए आपको? तो ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये है कि आप एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे रियलिटी को PR के चैनल से, जो सच है उसको झूठ बनाया जा रहा है, जो नालायक है उसको लायक साबित किया जा रहा है, जो निकम्मा है उसको लीडर बना के प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है ना? तो इसी माइंड सेट के साथ बेशुमार PR एक्सपर्ट और सेल्स एक्सपर्ट आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ मिलेंगे क्योंकि मैं खुद इस प्रोफेशनल फील्ड से हूँ, तो मैं जानता हूँ काफ़ी को। तो आपने कम से कम ये काम नहीं करना अगर आप सक्सेसफुल रहना चाहते हैं। जब भी किसी कंपनी के साथ अटैच हों तो उसमें एक और फ़ायदा होगा, अगर आप मैरियट में हैं और क्लाइंट को सेल कर रहे हैं अपना रूम, तो जब आप सेरीना को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे तो कल को सेरीना में अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आती भी है तो आप अगर उसको ज्वाइन करते हैं तो आप एथिकली किसी मिसकंडक्ट के में नहीं आएंगे, और आप कॉन्शियसली बड़े अवेयर होंगे क्योंकि आपने अपने नज़दीक सेरीना को भी अच्छी प्रोडक्ट समझा है और मैरियट को भी। एज अ सेल्समैन, एज अ PR एक्सपर्ट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने कस्टमर के नीड्स को आइडेंटिफाई करके उसको बेस्ट ऑप्शन दें। आप कस्टमर का भला सोचें, अपनी कंपनी का नहीं। जब आप कस्टमर का भला सोचना शुरू कर देंगे तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दिया। अक्सर सेल्समैन नाकामी का बायस इसलिए बनते हैं कि वो हर कीमत पर कंपनी को बेहतर साबित करके, उसको ज़रूरत नहीं भी है अगर कस्टमर को, तो उसको सेल करना चाहता है। तो ये सारी उसमें चीज़ें होती है। तो आप क्वेश्चन आंसर रखना। अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल है तो उसको हम हैंडल कर लेते हैं। मैं समराइज़ कर दूं फिर दोबारा। अब पहले तो किया था ना सुबह जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ था ब्रेक तक, प्रोडक्ट नॉलेज, और बाकी उसके बाद चाय के वक्फे के बाद। तो अगर सारा सेशन समराइज़ करें तो इसका एक ही वही लफ्ज़ है, प्रोडक्ट नॉलेज है। कि जब एज अ PR एक्सपर्ट आप अपनी प्रोडक्ट नॉलेज के हवाले से मार्केट में जाएंगे तो सोशल प्रॉब्लम्स को ज़हन में रखिएगा और अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को अच्छी तरह स्टडी कीजिएगा। अपनी प्रोडक्ट को अगर आपने कंपैरिजन में स्टडी करना है तो नुक्स की बेस पे नहीं कीजिएगा, स्ट्रेंथ की बेस पे कीजिएगा। यानी ये कहिएगा कि सर उनके पास भी ये अच्छी चीज़ें हैं, मेरे पास भी ये अच्छी चीज़ें हैं,
मगर आपकी नीड को आइडेंटिफाई करते हुए मैं समझता हूँ कि शायद ये आपको ज़्यादा बेनिफिट दे दें। अदरवाइज़ आप अपने डिसीजन में फ्री हैं कि अगर आप उधर चाहें तो मेरे लिए आपकी खुशी अजीज़ है। मैं अपनी प्रोडक्ट सेल करके नहीं करने आया आपको, बल्कि मैं आपको सर्व करने आया हूँ। तो अगर आपको बेहतर सर्विस उधर से मिलती है तो मैं हाज़िर हूँ। इसी लॉजिक के ऊपर अक्सर लोग सेलिंग कर लेते हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ की, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं होती। जो चीज़ कस्टमर हाँ करता है उसको वो कॉन्फिडेंस होता है कि यह आदमी मेरा भला सोचने की सलाहियत रखता है। उस आदमी के ऊपर उस कॉन्फिडेंस की वजह से अगर बाज़ का तो उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं भी होती तो वो ख़रीद लेता है, क्योंकि वो देखे ना, आपने अपनी फ्रेंडशिप सेल करनी है, आपने अपने क्लाइंट की वेलफेयर को डिस्कस करना है। तो उसी डिस्कशन में, उसी सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट इनविजिबली एट द बैक ऑटोमेटिकली सेल होती रहेगी। जी आप कुछ सर, अब मैं पहले 2009 में बैंक में जॉब स्टार्ट की थी, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इसमें कुछ सूद का होता है, इंटरेस्ट का होता है, इस्लाम में हराम होता है। ये तकरीबन 12, 14, 15 महीने बाद जाके मुझे पता चलना शुरू हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता इसके इन डेप्थ स्टडी में गया। उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो अब आया मुझे इसके ऊपर क्लैरिफाई करेंगे कि अब मैंने उनकी प्रोडक्ट के ऊपर भी सर्च किया कि आया जो मैं काम कर रहा हूँ इससे मेरी आखिरत तबाह हो रही है कि सवर रही है कि सही हो रही है क्या। इसमें अब किसी भी हमने कंपनी में जाना है, ये नहीं है कि अब हम लोग अल्कोहल की कंपनी ज्वाइन कर लें। आप लोग भी होटल्स में अल्कोहलिक के बार्स भी होते हैं, वो लोग भी चलते हैं। एथिकली ये चीज़ें सही है? हमारी कमाई के अंदर बरकत क्यों नहीं पड़ती? ये क्वेश्चन है। अब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लॉ ऑफ द लैंड के ऊपर भी बेस करती हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर भी बेस करते हैं। दे आर सर्टन लेवल्स के जहाँ पे आपकी सर्वाइवल क्वेश्चनेबल हो जाती है, तो वहाँ शरीयत इस्लामिया ने रिलैक्स भी कर दिया। अब पाकिस्तान में ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर आपको बैंक में जॉब ना मिले तो आपको कोई हलाल की जॉब ही नहीं मिलती। और बैंक के सूद के हवाले से मैं बता दूँ, अक्सर लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं। बैंक का हर सूद नहीं होता। लफ्ज़ इंटरेस्ट लगता है ना, दे आर सर्टन एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट जो हलाल और जायज़ हैं इस्लाम में। अब इस्लामिक बैंकिंग में जो वेस्ट का है कॉन्सेप्ट सूद का, उसमें तो अलाउ नहीं है, पर दे आर सर्टन एरिया जहाँ पे हलाल है, ठीक है। और उसमें यह है कि आपने अपना फील्ड खुद ही डेवलप करना है। वही बात है कि आप ज़िंदगी में कहाँ जाना चाह रहे हैं, किस एरिया पे जाना चाह रहे हैं। मगरिब में आप चले जाएँ तो सिचुएशन और भी डिफ़िकल्ट है। लोग जो मस्जिद के लिए चंदा देते हैं, ठीक है ना, और वो टैक्स मनी जो पे करते हैं, तो लोग मुसलमानों की दी हुई टैक्स मनी से वहाँ शराब खाने भी तो बनते हैं। तो छोड़ दें, मुसलमान क्यों नहीं आते? वो ये थोड़ा सा उसमें सिर्फ आपके लिए, मैं आपके लिए इंडिविजुअल बेसिस पे ये सजेस्ट करूँगा कि इसलिए मैंने स्लाइड 1 में ये चलाया था कि अगर आप अच्छे PR एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में एंटर होना चाहते हैं, तो अपने गोल्स, अपने कैरियर गोल्स, अपनी वैल्यूज़ ये क्लैरिटी के साथ डिफ़ाइन कर लें। समटाइम शुरू में नहीं डिफ़ाइन होती क्योंकि कॉन्शियस इतना क्लियर नहीं होता। तो जैसे जैसे आप जॉब एक्सपीरियंस से गुजरते हैं आपकी गोल्स एंड वैल्यूज़ क्लियर होती जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। सिंपल आ गया। मेरे ख्याल में और कोई सवाल नहीं है, सारे शदीद उकताए हुए हैं। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ सुना। जिनको गुस्सा आया वो उनको पकड़ो। Thank you very much, sir, for coming, and thank you very much for your time.